नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ऑल द क्वेश्चंस आर एनक्लेस बेस्ड। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनक्लेस का जो पैटर्न होता है उस बेस्ड, उसके ऊपर क्या है, ये सारे बेस्ड हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, नर्स इज। मैं आपको पूरा एकदम उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार इनको आप अगर पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अगर आप खुद भी क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो एनक्लेस के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और हमें इतनी सारी नॉलेज देते हैं। और सबसे अच्छी बात की जो नॉलेज जो होती है ऑथेंटिक होती है। हमारे जो बुक्स जो होती हैं उनमें कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही कम ऐसी बुक्स हैं जिनमें एरर नहीं होगा। ज़्यादातर सब बुक्स में कुछ ना कुछ एरर्स है, लेकिन एनक्लेक्स की एक ऐसी बुक होती है क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन का रैशनल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि एरर होने की संभावना बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसलिए हम इसको अगर हम प्रेफर करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको सारे जितने भी क्वेश्चन है ओबीजी से रिलेटेड वो सारे करवाऊंगा। तो मैंने आपको जैसे पहले भी वादा किया था कि हमारे जो टीएमसी है जो वादा करती है वो पूरा करती है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे जो भी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड कोई बुक हम नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। जो भी एनक्लेस क्वेश्चन है वो भी सारे हम आपको करवाएंगे। तो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है कि उस क्लाइंट को हो सकता है क्या, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो सकता है। टेंटेटिव का मतलब है कि कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है उसे। तो एक नर्स क्या असेस कर रही है, मैं आपको हिंदी में अच्छे से बता देता हूँ। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट, एक नर्स एक क्लाइंट को असेस कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि उस क्लाइंट को हाइड्रेटेड फॉर्म मोल हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है। टेंटेटिव का मतलब हो गया कि उसे ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लगभग मतलब चांसेस है कि है लेकिन होगा नहीं। जैसे आपका एग्जाम होता है, आपकी टेंटेटिव डेट दे देते हैं कितनी तारीख को होगा, ऐसा सब रिजल्ट इतनी तारीख को आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। तो उसको ये कह रहा है कि अगर उसको हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होगा, उसको लग रहा है कि अगर हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है तो उसमें से उसको कौन सा सिम्टम हो सकता है, इन सब में से कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग दिखाई देगा इस केस के अंदर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि उसमें ये पूछ रहा है कि हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल है उसके अंदर कौन सी क्लिनिकल जो फाइंडिंग है वो दिखाई देगी। तो ये तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एनक्लेस के साथ में मैं आपको पूरी थ्योरी भी साथ में जल्दी जल्दी करवाऊंगा, कोशिश करूंगा। क्योंकि हम एक जो वीडियो कोशिश करेंगे 1 ही घंटे की बने, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। और जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ में ऐसे नहीं कि आपको फिर बुक खोल के फिर आप पूरा हाइड्रेटेड फॉर्म मोल पढ़ो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम पार्ट करवा दूं। देखो पूरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हो कि जैसे एक डिजीज अगर मैं पढ़ाने लग गया हाइड्रेटेड फॉर्म मोल तो यही 2 घंटे की होती है। तो ऐसे तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर वो चीजें आपको पढ़नी है तो हमारे जो हमारा ऑनलाइन जो वीडियो जो कोर्स है वो आप लो, उसमें पूरा जो डिजीज पोर्शन है वो भी हमें दे रखा है। लेकिन हम उन सब के बारे में मैक्सिमम जो चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जल्दी जल्दी करवा दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता क्यों है, क्या है। इसमें थोड़ा हैंड राइटिंग ऐसे ही रहेगा, कारण ये है कि मेरे पास थोड़ा टाइम की अब कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा। ज्यादा नॉलेज देने के लिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग पे आप भी ध्यान रखना कि आपको मतलब सुनना ज्यादा है, देखने ज्यादा। हाइड्रेटेड मोल क्या होती है दोस्तों, एक गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया डिजीज होती है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होती है ये, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। इसका मीनिंग क्या है, देखो 3 वर्ड हैं। जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, ट्रोफोब्लास्टिक मतलब ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आपने ट्रोफोब्लास्ट सुना होगा कि जब जो जाइगोट है उसे मोरुला बनता है, मोरुला के बाद में उसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो बाहर की जो सेल होती हैं वो आउटर ट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं, इनर की जो सेल होती है वो इनर सेल मास कहलाती है। तो ये बाहर वाले जो सेल हैं ये आउटर ट्रोफोब्लास्ट है। इसकी क्या होती है ये दोस्तों, डिजीज होती है। ठीक है, बाहर की जो सेल है उसकी क्या होती है, ये डिजीज होती है। उसका एक प्रकार है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल। मतलब एक बड़ी डिजीज कौन सी है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि एक ही सबसे पहले एक होती है हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होती है। एक ये डिजीज होती है आपकी इनवेजिव मोल, इनवेजिव मोल। इसके अलावा एक होती है कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा। और एक जो डिजीज होती है इसके अंदर वो होती है आपकी प्लासेंटल साइट, प्लासेंटल साइट, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ये 4 प्रकार की होती है। तो इनमें से एक जो प्रकार है जो हमारे सिलेबस के अंदर वो क्या है, हाइड्रेटेड मोल है। ध्यान रखना कि ये डिजीज खुद अपने आप में पहले बिनाइन ही होती है। ठीक है, ये तीनों की तीनों डिजीज क्या होती हैं दोस्तों, ये तीनों की तीनों डिजीज मैलिग्नेंट होती हैं। क्या होती हैं, मैलिग्नेंट होती हैं।
ठीक है। अब बिनाइन और मैलिग्नेंट आप लोग सब समझ गए होंगे। इसके अलावा एक दूसरा अंतर ध्यान रखना कि लेकिन अगर दोस्तों हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है वो अगर अनट्रीटेड रहा, क्या रहा, अनट्रीटेड रहा, मतलब उसको ठीक नहीं किया गया, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या तो ये सबसे ज्यादा चांसेस है कि इन्वेजिव मोल में हो जाएगा या फिर कोरियोकार्सिनोमा में हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल अगर ट्रीटेड नहीं हुआ तो ये भी क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये क्या होता है, बिनाइन होता है। ठीक है, तो ये होती है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस डिजीज में होता क्या है, तो हम इसी की बात करते हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म मोल जो है इसमें क्या होता है, ए डिजीज इन विच, आप इसको डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, एक लाइन होती है उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सी डिजीज है। ठीक है, तो ए डिजीज इन विच पार्शियली प्रोलिफरेशन एंड पार्शियली डीजनरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट अकर। इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा तो क्या होगा, पार्शली कुछ कुछ जगह पे प्रोलिफरेशन होगा, मतलब नई नई सेल्स बनेंगी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर, और कुछ सेल्स की क्या होती रहती है, डेथ होती रहती है। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल प्लासेंटा के अंदर ऐसा कभी नहीं होता है, नॉर्मल प्लासेंटा के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई ज्यादातर डेथ होती रहेगी और पार्शली प्रोलिफरेशन, वहां पर प्रोलिफरेशन होता है ज्यादा फिर रुक जाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि प्रोलिफरेशन भी होता रहेगा और साथ में प्रोलिफरेशन के साथ साथ में क्या होता रहेगा, डीजनरेशन भी होता रहेगा। तो उस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल डिजीज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल को हम इनवेजिव मोल, सॉरी वेसिकुलर मोल, इनवेजिव नहीं, वेसिकुलर मोल, या फिर इसे हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि मोलर प्रेगनेंसी या फिर, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वेसिकुलर मोल है तो भी, और अगर ज्यादातर हमारे सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ सीधी डेफिनेशन आती है कि हाइड्रेटेड फॉर्म मोल इज, फिर इसमें आएगा पार्शली प्रोलिफरेशन एंड पार्शली डीजनरेशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बता दिया, आउट जो सेल मास जो होता है उसका आउटर, जो जब शुरू में जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, मोरुला से ब्लास्टोमेयर बनता है, ब्लास्टो, तो उस टाइम क्या होता है कि बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और अंदर वाली इनर सेल मास कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होने लग जाता है, ये कुछ जगह से नई नई बनने लग जाती है और कुछ जगह से टूटने लग जाती है, तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल के नाम से जानते हैं। इसके कारण क्या है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इसके जो, अगर आप कोजेज की बात करो तो इसके दो कोजेज होते हैं, एक है मोनोस्पर्मी और एक होता है डाईस्पर्मी। मेन कोज बता रहा हूं, मोनोस्पर्मी में क्या होता है दोस्तों, एक स्पर्म होता है, एक एग होता है जो कि एम्प्टी होता है। एम्प्टी का मतलब हम जानते हैं कि एग के अंदर 23X क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म के अंदर क्या तो 23X होंगे या फिर 23Y क्रोमोसोम होंगे, लेकिन यहां पर एग के अंदर क्रोमोसोम नहीं होंगे। ये दोनों सेल मिलेंगी तो जो मदर के जो गुण है वो तो होंगे ही नहीं, मदर के कैरेक्टरिस्टिक कहां से आएंगे जब इसके अंदर क्या नहीं है, क्रोमोसोम है नहीं, होने चाहिए 23X लेकिन है नहीं। ठीक है, तो इसके कारण जो सेल बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी उसके अंदर वापस अगर माइटोसिस होता है, आगे जो डिवीजन होता है, तो सिर्फ कौन से गुण रहेंगे, पिता के गुण रहेंगे, सिर्फ पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका नाम हाइड्रेटेड फॉर्म मोल क्यों पड़ा था, ये मैंने वीडियो क्लास में आपको बता रखा है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा है डाईस्पर्मी। डाईस्पर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ज्यादातर हम जानते हैं कि पॉलीस्पर्मी को जोना पेलिसिडा क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है। एक जैसे ही स्पर्म एंटर करता है फिर उसके बाद में कोई स्पर्म एंटर नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ केसेस में अंदर क्या हो जाता है कि अगर दो स्पर्म इसके अंदर एंटर कर गए दोस्तों, तो यहां पर दो स्पर्म अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, एक ऐसी सेल बनती है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम के जो नंबर है वो क्या तो 69XXX होंगे या फिर 69XXY होंगे या फिर 69XYY होंगे। ठीक है, तो ये अब देखो नॉर्मल हम जानते हैं हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन यहां पर कितने क्रोमोसोम हैं, 69 क्रोमोसोम हैं। अगर ऐसी सेल बन गई तो इसका डेवलपमेंट होना तो संभव हो ही नहीं सकता, आपको सबको पता ही है। तो इस ऐसी सेल भी किस में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके, जो हाइड्रेटेड फॉर्म जो मोल है उसके अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं डाईस्पर्मी। मोनोस्पर्मी मतलब आप ये मत समझना कि एक स्पर्म होता है, सर वो तो सब में एक स्पर्म होता है। यहां पर मोनोस्पर्मी मतलब ये है कि स्पर्म तो एक ही होता है, लेकिन एग के अंदर क्या नहीं होते, क्रोमोसोम नहीं होते, तो उसके कारण हो जाता है। जल्दी सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता देता हूं, फिर हम हमारे क्वेश्चन पे आएंगे।
क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और लगभग मैंने जो आप क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारे इसमें बता दिए हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर दोस्तों जो ब्लीडिंग होती है ज्यादातर वो पेनलेस स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। 90% केस के अंदर ये ब्लीडिंग पाई जाती है, ठीक है। 90% केस के अंदर ये ब्लीडिंग पाई जाती है। पेनलेस स्लाइट वेजाइनल जो ब्लीडिंग है वो 90% केस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, वेसिकल्स बन जाती हैं ये ट्रोफोब्लास्ट सेल। और इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो फ्लूइड है वो भर जाता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड भर जाता है। और साथ में क्या होती है, मैंने आपको बताया थोड़ी सी क्या होती है, ब्लीडिंग भी होती है, साथ में थोड़ी सी क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो जब ये बाहर की तरफ आता है तो कैसा आता है, ब्लड के अंदर व्हाइट व्हाइट कलर क्या आता है, मिक्स आता है, ब्लड और उसके साथ में व्हाइट कलर मिक्स। ये सेल जो होती है ट्रोफोब्लास्ट की उनके अंदर व्हाइट कलर भरा हुआ रहता है, वो फूटती हैं, वो टूटती हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, टीयर होती हैं, तो वो क्या होती हैं, उसमें से जो फ्लूइड है व्हाइट कलर का वो बाहर आता है और साथ में क्या आता है, इसके अंदर ब्लड आता है। तो इसे एक अपीयरेंस कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसको हम कहते हैं व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस, ठीक है। इस अपीयरेंस को आपको ये पूछ सकता है वो कि कौन सी डिजीज के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, व्हाइट करंट इन रेड करंट जूस, ठीक है। कि रेड जो ब्लड है उसके अंदर व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, तो उसे अब किस में पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे कि ये किसके अंदर पाया जाता है, आपको मोलर प्रेगनेंसी के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हाइड्रेटेड मोल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक इसका और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जब इसका हम एक्सरे करवाते हैं तो स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस दिखाई देता है, जैसे बर्फ गिर रही हो ना, जैसे बर्फ का जैसा क्या है, एक्सरे के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके अंदर कैसे अपीयरेंस दिखाई देता है, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस दिखाई देता है। कुछ केसेस के अंदर, सम केसेस के अंदर क्या दिखाई देता है, इसके अंदर हाइपरटेंशन दिखाई देता है दोस्तों। क्या दिखाई देता है, हाइपरटेंशन दिखाई देता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि अगर कंप्लीट मोल हो गया, मतलब पूरी तरह से अगर मोल क्या हो गया, चेंज हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल एनलार्जमेंट दिखाई देता है, ठीक है। एब्डोमेन का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। एब्डोमिनल एनलार्जमेंट में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने मेन चीजें सभी जो हाइड्रेटेड मोल के वो बता दी हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इतनी सारी चीजें आपको कभी भी नहीं पता लगेगी किसी भी वीडियो में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाएं। देखो सबसे पहला इसके अंदर दे रखा है कि हमें पता लगाना है कि हाइड्रेटेड मोल में कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है कि हाइपोटेंशन, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, हाइपोटेंशन दे रखा है। मैंने आपको अभी बताया है दोस्तों कि हाइपोटेंशन कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ केसेस के अंदर हाइपरटेंशन जरूर पाया जा सकता है। हाइपरटेंशन में भी प्रेजेंट, सब में नहीं होता लेकिन में भी प्रेजेंट, तो हाइपोटेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा देखा डिक्रीज्ड फीटल हार्ट रेट, ध्यान रखना मैंने आपको बताया है कि जब बेबी बन ही नहीं रहा, बेबी अगर बन भी गया तो वो कभी भी जीवित नहीं रहता है, तो ऐसे ध्यान रखना इसके अंदर हमेशा बेबी क्या रहता है, डेड बेबी रहता है। और जब डेड बेबी होगा तो ऐसे बेबी के अंदर फीटल हार्ट रेट कभी भी क्या नहीं रहेगी, प्रेजेंट नहीं रहेगी। दोस्तों ध्यान रखना कि अगर इनकम्प्लीट मोल है तो उसमें कुछ फीटल पार्ट जरूर प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकम्प्लीट मतलब पूरा मोल नहीं है, दो प्रकार का होता है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, वो आप वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है, कुछ सम पार्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन फीटल हार्ट रेट तो इसमें भी नहीं रहेगी, ठीक है। सम पार्ट्स में भी प्रेजेंट बट फीटल हार्ट रेट एब्सेंट, फीटल हार्ट रेट बिल्कुल भी इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। कंप्लीट मोल में तो दोनों ही चीजें नहीं रहेंगी, पार्ट्स भी नहीं रहेगा, फीटल हार्ट रेट भी नहीं रहेगा, सारे ट्रोफोब्लास्ट रहेंगी, कोई पार्ट बनेगा ही नहीं। तो डिक्रीज्ड फीटल हार्ट रेट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि डिक्रीज तो होती नहीं है, या अगर यहां पर होता एब्सेंट तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट से पहले हम ये वाला देखते हैं, पेनलेस, बिल्कुल सही है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। दूसरा वेजिनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन यहां पर लिख रखा है हैवी, और मैंने आपको अभी बताया है कि जो ब्लीडिंग जो होती है वो हैवी न होकर कैसी ब्लीडिंग होती है दोस्तों, स्लाइट ब्लीडिंग होती है। कैसी ब्लीडिंग होती है, स्लाइट ब्लीडिंग होती है। अगर यहां पे स्लाइट होता तो बिल्कुल ठीक होता। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। अब हम देखते हैं कि चौथा तो गलत नहीं है, कहीं कोई कौन सा आंसर आ रहा है, तो इसमें देखते हैं अनयूजुअल यूटेराइन एनलार्जमेंट, बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा है कि इसके अंदर क्या हो सकता है, यूटेराइन जो एनलार्जमेंट है वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है कंप्लीट मोल में। तो मोलर प्रेगनेंसी का एक टाइप होता है कंप्लीट मोल, या ऐसे मान लो कि मोलर प्रेगनेंसी के अंदर एब्डोमिनल जो एनलार्जमेंट है वो क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, मेनली कंप्लीट मोल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूटेराइन जो एनलार्जमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो अभी तक एक ही ऐसा सिम्टम है जो बिल्कुल करेक्ट है,
हाइपोटेंशन नहीं होकर हाइपरटेंशन होगा, डिक्रीज नहीं होकर एब्सेंट होगा, पेनलेस रहेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैवी नहीं होकर स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। और जो ठीक है, और एक और फीचर ध्यान रखने ना, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स, इसके अंदर आपको मैंने जब सब चीजें ही करवा दी तो ये चीज भी आप एक बार देख लो, कहीं मान लो इसी से क्वेश्चन आ जाए। जब मैंने आपको जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखाए हैं, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये बाहर की तरफ कई बार निकल के आ जाती हैं वेजाइना के थ्रू, वेजाइनल इंट्रोइटस के बाहर आ जाती हैं। और ट्रोफोब्लास्ट में मैंने आपको कहा कि व्हाइट कलर का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो उनको क्या कहते हैं, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स कहते हैं। तो वो ये भी पूछ सकता है ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स वो कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेप्स लाइक वेसिकल्स जो हैं वो कौन सी डिजीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी हाइड्रेटेड फ्रॉम मोल और वेसिकुलर मोल। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन सबको दोस्तों आपको लिखना जरूर है, ठीक है, ताकि लिखने से आपको याद हो जाएगा बार बार। अब इस क्वेश्चन को आप कभी भी देखोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपका गलत होगा, क्योंकि आपको इस ऑप्शन के साथ साथ बाकी के जो तीनों ऑप्शन है वो क्यों नहीं है उसका भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा पता नहीं है तो आप समझ लो कि आप इस क्वेश्चन को रट रहे हो, और वो रटी हुई चीज एक दिन 2 दिन याद हो जाएगी। वो भी तब याद होगी जब आप 10 क्वेश्चन करोगे, जब आपके पास कई सारे क्वेश्चन होंगे, हर सब्जेक्ट होगा, 3-4 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे माइंड में, तो फिर वो रटी हुई चीजें बाहर निकल जाती हैं, समझी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। तो अब नेक्स्ट हम फिर देखते हैं आगे। अब हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर हमारे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन एनक्लेक्स बेस्ड है और आपको पूरी एनक्लेक्स करवाने का हमारा वादा है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। जेनेटिक टेस्टिंग इज बीइंग डिस्कस्ड विद ए कपल एट द फर्टिलिटी क्लिनिक। ठीक है, फर्टिलिटी क्लिनिक में एक कपल आया, उसके साथ एक नर्स है, वो जेनेटिक जो टेस्टिंग है उसकी बात कर रही है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कुछ और वो उनको बता रही है। आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स व्हेन दे एक्सप्रेस कंसर्न। उनको कोई किसी चीज में कंसर्न है और नर्स उनको क्या बताएगी, सबसे अच्छा रेस्पॉन्स क्या होगा जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में बताने के लिए। ठीक है, देखते हैं। पहला है, इसके अंदर पहली कैसी कोई जानकारी आपको बताने की जरूरत है नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊं, तो आप इसको हम जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ेंगे। यू शुड बी टेस्टेड बिकॉज इट विल बी योर बेनिफिट। नर्स क्या कह रही है कि तुम इस टेस्ट करवा लो, तुम्हारे फायदा रहेगा। ऐसी चीजें नर्स को कभी नहीं कहनी चाहिए। क्यों? उनको फायदा रहेगा नुकसान रहेगा, ये मत बताओ कि फायदा रहेगा या नुकसान रहेगा, उनको बताओ कि क्या फायदा रहेगा, मतलब उस चीज के बारे में बताना है। ये मत बताओ कि आपको फायदा रहेगा आप करवा लो। ये चीजें खुद क्या करता है, कपल डिसाइड करता है। ठीक है, शुड बी डिसाइडेड बाय कपल। आप चाहो तो साइड में आप भी लिख लिया करो मेरी तरह कि ये ऑप्शन क्यों नहीं आया। शुड बी डिसाइडेड बाय कपल। वैसे आपको इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको इस साइट पे आपकी जो ऐप है जो टीएनसी की, उस पर मिल जाएगी, आप वैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल ये व्यू है कि आप जो खुद का लिखा हुआ रहता है ना वो हमेशा याद रहता है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि एनवायरमेंटल। देखो ऐसे चीज में हम जो बिल्कुल 100% सही चीज होती है ना, वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गलत, अगर आपको 4 ऑप्शन कोई ऐसा ऑप्शन मिल गया जो बिल्कुल सही बात है तो आप उसका ही आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि तो बिल्कुल सही चीज है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन जेनेटिक फैक्टर्स। इस बात में कोई गलती नहीं है। देखो मैं आपको समझाता हूं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये कह रहा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो इफेक्ट करते हैं किसको इफेक्ट करते हैं, जेनेटिक फैक्टर को। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे आप ह्यूमिडिटी ले लो, चाहे आप डाइट ले लो, ठीक है, या फिर जैसे रेडिएशन, ऐसे सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहलाते हैं। और इनका जो फर्क है ना वो जेनेटिक फैक्टर्स पे पड़ता है। तो एक नर्स को, एक कपल को जरूर बताना चाहिए कि जेनेटिक टेस्टिंग इसलिए जरूरी होती है कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स जो होते हैं ना वो क्या कोज करते हैं, वो जेनेटिक चेंजेस कोज करते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी जेनेटिक स्टडी की जाती है एनिमल्स के अंदर, वो ध्यान रखना हमेशा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में की जाती है। ठीक है, उसको बिल्कुल, जैसे तीन एनिमल हैं उनके अंदर जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है अलग अलग, तो तीनों के ऊपर हम क्या करते हैं, सेम एनवायरमेंट यूज करते हैं, सेम टेम्परेचर रहता है, सेम ऑक्सीजन लेवल रहता है वहां पर ह्यूमिडिटी रहती है। ऐसे नहीं है कि आप अगर 3 अलग अलग अगर आप उनको कॉन्टिनेंट में लेके जाओ, किसी को आप यूरोप में ले जा रहे हो, किसी को साउथ अफ्रीका, किसी को एशिया, ठीक है, तो किसी को अफ्रीका ले जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा दोस्तों, उस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, वेरी होते हैं, अलग होते हैं। क्यों? आपको याद रखना है क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिक फैक्टर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात नर्स ने बिल्कुल सही कही है, हमने बिल्कुल सही बात कही है। नेक्स्ट, अब और आंसर क्यों नहीं है वो भी जानना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया और अगला पता ही नहीं है।
अभी तक हमारा ये बिल्कुल सही है, ये हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको खुद कपल डिसाइड करेगा। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग विल डिटरमाइन इफ यू विल नीड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कह रहा है तुम टेस्टिंग करवा लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। पहली मीटिंग में ऐसी चीजें कभी नहीं बतानी चाहिए नर्स को, जिसमें जो पेशेंट है हो सकता है वो बिल्कुल हेल्दी हो, जब तक उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई है कुछ, ठीक है, आपने टेस्ट करवाया ही नहीं है, उनको आपने पहले ही डरा दिया कि आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा कंसर्न हो जाए वो भी नर्स को नहीं करनी चाहिए। तो वो भाग जाएंगे, वो तो डर जाएंगे, ये क्या हो रहा है, ये तो अजीब आदमी, पहले ही हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलिटी क्लिनिक में वो पहले ऐसे कहेंगे कि ये तो इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए तो ये करवा रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, इफ यू हैव जीन फॉर ए डिजीज देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट योर चिल्ड्रन विल इनहेरिटेट इट। ये इसके अंदर भी सेम यही बात हो गई कि तुम्हारे अंदर अगर कोई डिजीज है ना तो तुम्हारे बच्चे में भी हो जाएगी। अब वो उसको सुनेंगे इस बात को, यार ये तो अजीब आदमी है, हम तो यहाँ पर ये पूछने के लिए आए कि इसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें क्या बता रहा है, इसका नुकसान बता रहा है, ये तो हमें डरा रहा है कि तुम्हारे अंदर डिजीज है, ये हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा लो। तो ऐसी चीजें जो मोस्ट कंसर्निंग होती है ना, बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है, ऐसा भी हमें नहीं बताना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जरूरत से ज्यादा कंसर्न है, ठीक है, कंसर्न इज मोर देन नीड, मोर देन नीड। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा। ये एक टफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन मान लो फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप देखो, जब आपको ये नहीं लगे कि सर ने ये नहीं करवाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट एट 8 वीक्स जेस्टेशन। सबसे पहली चीज 8 वीक जेस्टेशन पे है, इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। देखो जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके मेन पॉइंट को जरूर समझा करो। 8 वीक्स में है या हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। रिपोर्ट्स हैविंग टू यूरिनेट मोर ओपन, वो कहती है कि मुझे बार बार क्या आ रहा है, यूरिन आता है, मुझे बार बार क्या आता है, यूरिन आता है, ठीक है। द नर्स एक्सप्लेन्स दैट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ओपन अकर्स बिकॉज ब्लैडर कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिमिनिश्ड बाय। अब वो नर्स से ये पूछ रही है कि मुझे ये बताइए आप कि मेरे को बार बार यूरिन क्यों आ रहा है। तो नर्स उसको कह रही है कि तुम्हारे बार बार यूरिन इसलिए आ रहा है। अब इन चारों ऑप्शनों में ये कह रहा है कि बार बार यूरिन किस लिए आ रहा है, तो हम एक बार यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को देख ही लेते हैं। सबसे पहली बात तो सुनो, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो होता है एक प्रीजम्पटिव साइन होता है, ठीक है। कैसा साइन होता है? प्रीजम्पटिव साइन होता है। प्रीजम्पटिव साइन क्या होते हैं? 3 प्रकार के साइन होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। हम जब प्रेगनेंसी को डायग्नोसिस करते हैं 3 प्रकार के साइन होते हैं, प्रीजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव। प्रीजम्पटिव बहुत कम बताते हैं। अब एक बताओ, कोई फीमेल है उसको बार बार यूरिन आ रहा, आप ये कह दोगे प्रेग्नेंट है। इसमें तो चलो दे रखा है 8 वीक प्रेगनेंसी है, लेकिन आपको मान लो दे नहीं रखा हो तो इसलिए ऐसे साइन क्या कहलाते हैं? प्रीजम्पटिव साइन कहलाते हैं। प्रोबेबल साइन होते हैं और ज्यादा चांसेस है कि हाँ हो सकती है, और ऐसे साइन ज्यादातर प्रोबेबल जितने भी साइन है वो एक एग्जामिनर खुद क्या करता है, एग्जामिन करता है, ठीक है। और प्रोबेबल साइन क्या होता है कि जो मदर है उसको खुद को भी पता लग जाता है। जैसे एमेनोरिया है, मदर को पता लग जाएगा मुझे एमेनोरिया आने लग गया। ब्रेस्ट चेंजेस हैं, मदर को खुद को पता लग जाएगा। स्किन के अंदर चेंजेस हैं, मदर को खुद को पता लग जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस है, मदर को खुद को पता लग जाएगा। उसने खुद ने आके बताया यूरिन के बारे में, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है। तो ये सारे प्रीजम्पटिव साइन कहलाते हैं जो, ठीक है। प्रोबेबल साइन ऐसे साइन होते हैं जो क्या होते हैं कि जो एग्जामिनर एसेस करता है। तो जितने भी आपके जो साइन होते हैं, जैसे आपके चाहे जैकविमर साइन है या फिर जो चैडविक साइन है, ठीक है, तो ये जितने भी जो साइन जो होते हैं वो सेंडर साइन है। बाकी के जितने भी साइन जो होते हैं वो ज्यादातर किस में आते हैं आपके, और बाकी के जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोबेबल, वो बताते हैं। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव का मतलब आपको पक्का पता है कि प्रेगनेंसी है। कब पता लगेगा? पक्का जब आपको फिटस के गुण पता लगेंगे। तो आप जो एक्सरे करवाओ, यूएससी करवाओ, आपको एक्सरे करवाते नहीं प्रेगनेंसी में, मैं करवा सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, इसलिए मैं आपको एक्सरे बता रहा हूं। तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, तो उनके द्वारा हमें पता लग जाता है। तो वो चीजें क्या कहलाती हैं, सारे पॉजिटिव। फीटस से रिलेटेड जितने भी साइन होंगे, जिसमें फीटस का चाहे जेस्टेशनल पता लगे, जेस्टेशनल सैक का पता लगे, या फीटस हमें दिखाई दे यूएससी के द्वारा, तो वो सारे साइन पॉजिटिव कहलाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा साथ में, मैंने आप लिखवा नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कैसा साइन है? प्रीजम्पटिव साइन है। मतलब प्रेगनेंसी के बारे में बताता तो है लेकिन कंफर्म नहीं करता, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी तो आप प्रेग्नेंट ही हो जाओगे, ठीक है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वो बताती हूँ, एक बात बताता हूं मैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, बार बार यूरिन आता है, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं आता, याद रखना, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं आता, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से आ जाता है। लेकिन कारण जानना जरूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों आता है, सेकंड में क्यों नहीं आता, और थर्ड में क्यों आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो यूट्रस होता है ना वो इस पोजीशन के अंदर होता है, और यूट्रस का एनलार्जमेंट होने लग जाता है। यूट्रस का एनलार्जमेंट होने के कारण यूट्रस जो होता है वो क्या करता है, यूट्रस ब्लैडर के ऊपर, ठीक है, दिस वन इज यूट्रस एंड दिस वन इज ब्लैडर। तो यूट्रस क्या करता है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कोज करता है,
यूट्रस क्या करता है, ब्लैडर के ऊपर क्या करता है दोस्तों, प्रेशर कोज करता है, ठीक है। यूट्रस एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ये, हाँ जी ठीक है। तो यूट्रस जो है वो ब्लैडर के ऊपर क्या कोज कर रहा है, प्रेशर कोज कर रहा है। इसके कारण तो यूट्रस के ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कोज करने के कारण, यूट्रस के ब्लैडर के ऊपर प्रेशर कोज करने के कारण क्या हो रहा है, यूरिन फ्रीक्वेंसी आ रही है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो यूट्रस है वो स्ट्रेट हो जाता है। क्यों, यूट्रस का क्या हो गया, एनलार्जमेंट हो गया, और एनलार्जमेंट होने के कारण यूट्रस क्या होता है कि ब्लैडर से दूर की तरफ हो जाता है। अब इस पे प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब यहां पर कोई भी क्या नहीं होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, इसलिए सेकंड ट्राइमेस्टर में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ध्यान रखना कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है। हम जानते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में जब इंगेजमेंट हो जाता है, तब की बात कर रहा हूं, इंगेजमेंट कब होता है, जो लेबर की जो प्रोसेस उससे 2 से 3 वीक पहले होता है, ठीक है। आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा कि ये कैसे साइन होते हैं, ये जो प्री लेबर साइन कहलाते हैं, लेबर से पहले होते हैं ये सभी साइन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब इंगेजमेंट होता है तो इंगेजमेंट के कारण क्या होता है दोस्तों, जो फीटल का जो हेड है, ठीक है, ये फीटस है मान लो, और ये फीटस का जो हेड है इंगेजमेंट के कारण हम जानते हैं कि पेल्विस में आ जाता है, पेल्विस में नीचे की तरफ आ जाता है ना फीटल का हेड। तो पेल्विस में आने के कारण जो फीटल जो हेड है वो क्या काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या कोज करवाता है, प्रेशर कोज करता है, ठीक है। ये फीटल का हेड है, ये फीटल का हेड इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या कोज करता है, प्रेशर कोज करता है। इस प्रेशर के कारण क्या होगा, फिर वही होगा। तो यहां पर प्रेशर यूट्रस ने कोज करवाया, इसके कारण क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन हुआ। यहां पर क्या हुआ, फीटल हेड के कारण, क्या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंगेजमेंट के कारण, या फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, फीटल हेड के कारण, ठीक है। ये जो सिम्टम है ये लगभग शुरू हो जाता है कब, लगभग 8 से 10 वीक पे, ठीक है, लगभग 8 वीक से। लेकिन अर्लीस्ट कोई पूछे कि जल्दी से जल्दी कब आ सकता है फ्रीक्वेंसी, तो 8 वीक, उससे पहले नहीं आता है। 8 वीक से पहले कभी भी फ्रीक्वेंसी इतना एनलार्जमेंट ही नहीं होता है यूट्रस का। सेकंड ट्राइमेस्टर में आ ही नहीं रहा, थर्ड ट्राइमेस्टर में कब आता है, तो आप कहोगे आफ्टर इंगेजमेंट, ठीक है, आफ्टर इंगेजमेंट। अगर इंगेजमेंट ऑप्शन में नहीं आया तो लाइटनिंग आएगा लिखा हुआ, या फिर लिखाएगा फीटल हेड के प्रेशर के कारण। क्या लिखाएगा, फीटल हेड के प्रेशर के कारण, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यूरिन फ्रीक्वेंसी होती किस कारण से, बार बार यूरिन क्यों आता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसको समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पहली बात दे दी 8 वीक। अब 8 वीक से आप क्या समझे दोस्तों कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने अभी देखा है, अभी हमने क्या देखा है कि इसका जो कोज होता है वो क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर लगाता है। यूट्रस ब्लैडर के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिसके कारण होता है ये। तो इसमें पहला दे रखा है अटोनी ऑफ द डिट्रेसर मसल, ठीक है, अटोनी ऑफ द डिट्रेसर मसल की, डिट्रेसर मसल की अटोनी के कारण क्या हो जाता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अभी तक मैंने आपको ये बात बताई नहीं बताई, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह दूंगा कि नहीं बताई तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। समझाता हूं कि क्यों नहीं आएगा। देखो सबसे पहली बात तो डिट्रेसर मसल क्या होती है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, आपके ये ब्लैडर है, ठीक है, इसको यूट्रस मत समझ लेना, मैं यूट्रस नहीं बोल रहा हूं, मैं ब्लैडर बोल रहा हूं। इसकी जो लेयर होती है ना बाहर वाली, ये क्या कहलाती है, डिट्रेसर कहलाती है, ठीक है। इसकी लाइनिंग होती है ये यहां पर मसल्स होती हैं, ठीक है, मिडिल लेयर। तो ये डिट्रेसर मसल होती है, यहां पे किसमें होती है, ये ब्लैडर में होती है। इसमें दे क्या रखा है, अटोनी। अगर किसी भी मसल के अंदर अगर अटोनी हो गया, मतलब उसकी टोन खत्म हो गई, वो काम नहीं कर रही है, तो उस दौरान दोस्तों रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। ध्यान रखना, अगर अटोनी हो रही है तो अटोनी के कारण क्या होगा, रिटेंशन ऑफ यूरिन होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आ रहा है, यूरिनेट मोर ओपन, बार बार यूरिन आ रहा है। लेकिन या तो अगर रिटेंशन ही हो गया, यूरिन आएगा क्या बार, आपको सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं हो सकता। आपको अगर नहीं भी आता तो भी आप इसको सही नहीं, इस ऑप्शन को कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है कि अटोनी के कारण क्या हो सकता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा नहीं देखेंगे बाद में। कॉम्प्रोमाइज ऑफ द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ये कह रहा है कि ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है वो काम नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, आपका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा, उसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, और आपको यूरिन को रोकना है। कैसे रोकोगे, नहीं रोक पाओगे, मसल्स काम ही नहीं कर रही हैं, यूरिन क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्यों, हमारी जो मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं, हम यूरिन को बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो मसल्स के अंदर टोन प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कारण यूरिन रिटेन है वहां पे। हमारी जब इच्छा होती है, जब हम क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं। लेकिन जो इच्छा जो है उसका मतलब क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब इच्छा का कुछ लेना देना ही नहीं है। क्यों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है दोस्तों, तो यूरिन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, यूरिन बाहर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इस कंडीशन के अंदर। अब
अगर MSN भी पढ़ते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हो, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है। मतलब यूरिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, बार बार यूरिन आएगा हमें, हम बार बार यूरिन आना नहीं, ये अलग चीज है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है कि लगातार यूरिन आता रहता है, इनकॉन्टिनेंस रहेगा। यूरिन पे क्या नहीं रहता है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो ये नहीं कहे कि मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, उसका कंट्रोल तो है, वो करें कंट्रोल है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो बेड पे कर देगी, ठीक है। ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन में क्या होता है कि यूरिन का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, कहीं भी करेगा वो, क्यों, क्योंकि उसका बॉडी कंट्रोल ही नहीं है, यूरिन वो कहीं भी कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे इस क्वेश्चन में, वो कह रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है, मुझे बार बार यूरिन आ रहा है, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे इनकॉन्टिनेंस है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं यूरिन पे, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन। देखो ये ऑप्शन कितना टफ सा लग रहा है, अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा। नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन, देखो इसको भी समझो। ये है ब्लैडर, एक तो मेरे से डायग्राम बड़े गंदे बनते हैं, ये है ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर में यहां पे ये यूरेटर है, दो यूरेटर आते हैं, ठीक है। लगभग यूरेटर की ओपनिंग यहां होती है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा होता है, और यहां पर यूरेटर की ओपनिंग, ठीक है। वो ऐसे नहीं यहां पर ओपनिंग हो जाती है, वो अंदर से आके ओपनिंग यहां होती है लगभग। तो ये वाला जो एरिया है ना दोस्तों, कौन सा एरिया, जहां पर दोनों यूरेट्रल ओपनिंग हो रही है और ये यूरेथ्रा है, इसे हम ट्राइगोन बोलते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइगोन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर अगर इंफेक्शन हो जाता है इस एरिया में तो ट्राइगोनाइटिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्राइगोनाइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है इस ऑप्शन में, ये कि ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि प्रेशर जो है यहां नहीं पड़ रहा, प्रेशर कहां पे पड़ रहा है, यूट्रस का यहां पड़ रहा है, ठीक है। यूट्रस का प्रेशर यहां पड़ रहा है, यहां कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ये एरिया नैरो हो जाएगा, इस एरिया का नैरो कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यूट्रस का जो प्रेशर है इस जगह पे नहीं पड़ रहा, ठीक है। नो प्रेशर एट ट्राइगोन, आप लिख सकते हो ये आंसर क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहां पर ट्राइगोन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा। ट्राइगोन समझ में आ गया, वो एरिया, ट्राई मतलब तीन होता है, तीन चीजें हैं यहां पे, तीन चीजें कौन कौन सी है, तीन चीजें यहां पर कौन कौन सी हैं, दो तो ये यूरेट्रल ओपनिंग हो गई यहां के, और एक क्या हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग, तो इसे हम ट्राइगोन बोलते हैं। तीन चीजें हैं यहां पे, ठीक है। ये नैरो होगा, यहां पे नहीं हो, इसका कोई रीजन नहीं है। प्रेगनेंसी के कारण इसकी कोई नैरोइंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन्फेक्शन के कारण जरूर हो सकता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइगोनाइटिस के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमारा आंसर आ गया है हमारे सामने, लेकिन हम उस आंसर को पहले समझते हैं दोबारा से, ठीक है। कंप्रेशन बाय द एनलार्जिंग यूट्रस, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और इस एनलार्ज होने के कारण ये ब्लैडर पे क्या कोज करता है, प्रेशर कोज करता है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। कारण क्या है आंखें खुली रखने का, देखो इसमें 8 वीक दे रखा है, ठीक है। आप ऐसे मत देख लेना कि आपको 32 वीक 36 वीक लिख दे और फिर आप इसको कर दो। और ऑप्शन मान लो एक ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा, अगर मान लो इसके अंदर एक ऑप्शन और दे रखा होता और आपको दे रखा होगा ड्यू टू द एंगेजमेंट ऑफ द फीटल हेड, और आपने सोचते कि हाँ एंगेजमेंट के कारण होता है, आप टिक कर देते। इसलिए टाइम पीरियड भी देखना इसमें क्या होता है, जरूरी होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इनके क्या आंसर होंगे, क्या होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा कौन होती है, ऐसी फीमेल जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, क्या कहलाती है, प्राइमी ग्रेविडा कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, प्राइमी ग्रेविडा। और पैरा कब कहलाती है, वो पैरा जब वो कहलाती है जब वो क्या 20 वीक की प्रेगनेंसी को क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है, तब वो क्या कहलाती है, पैरा कहलाती है। अकॉर्डिंग टू WHO 22 वीक। ए प्राइमी ग्रेविडा इज कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ हर बेबी एंड आस्क द नर्स, ठीक है। एक प्राइमी ग्रेविडा है जो कंसर्न करती है किससे, अपनी बेबी की हेल्थ के बारे में, और नर्स को कहती है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ बेबी। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसमें कि वो कह रही है कि जो न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं ना, उनके अंदर डेथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। न्यूबॉर्न दे नहीं रखा लेकिन बेबी दे रखा है, तो उसका मतलब यही है, वो ये कह रही है कि आप मुझे ये बताओ कि जो डेथ ऑफ बेबी है ना उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है। द नर्स एक्सप्लेन दैट द कोज ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द न्यूनेटल डेथ इन यूनाइटेड स्टेट को काट दो, इंडिया कर लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लो आंसर वैसे सेम ही आएगा, आंसर चेंज नहीं हो रहा, यूनाइटेड स्टेट में भी वही कारण है और इंडिया में भी वही कारण है, लेकिन फिर भी आप इसको इंडिया कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं यूनाइटेड स्टेट में, हाँ जिसको अमेरिका जाना है वो ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि सबसे सीधी बात ये है कि एक प्राइमी ग्रेविडा है वो अपने बेबी की चिंता कर रही है, हेल्थ ऑफ द बेबी की,
और वो कह रहे हैं आप नर्स को आप एक बात बताओ ना कि सबसे ज्यादा जो डेथ हो रही है ना बच्चों के अंदर, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम, तो न्यू बॉर्न जो बेबी है या ऐसे को बेबी मान लो आप सीधा, तो उसकी, क्योंकि वो तो फीटस कहलाएगा, वो तो बेबी कहलाएगा नहीं। बेबी आपको पता है कौन कहलाता है, जिसका जन्म होता है वही बेबी कहलाता है, ठीक है, इसलिए आप समझ जाना। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा डेथ का सबसे बड़ा कारण क्या है। अब आप ऐसे मत कहना कि जाओ डॉक्टर से पूछ लो, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, ये नर्स का काम नहीं है। हमें हर चीज, हमें रिसोर्सफुल होना चाहिए, हमें हर चीज बतानी चाहिए। The nurse explains that the cause of the more than half of the neonatal death, वैसे हाफ नहीं है, इंडिया के अंदर थोड़ी सी क्या है, कम है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं न्यूनेटल डेथ की। न्यूनेट का मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न, ठीक है। अर्ली न्यूनेट का मतलब 0 से 7 डेज का हो गया, और इसके बाद 7 to 28 डेज जो होता है वो लेट न्यूनेट या रिमोट लेट ही कहलाता है, अर्ली और लेट, ठीक है, रिमोट नहीं कहलाता। अर्ली मतलब 0 to 7 और 8 to 28 डेज क्या कहलाता है, वो लेट न्यूनेट कहलाता है। इसको न्यूनेट भी कह सकते हैं या न्यू बॉर्न भी कह सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 साल से कम के, मैं वैसे अभी मुझे पता है न्यूबॉर्न की बात करें, लेकिन आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूं ताकि क्या पता आपके कभी काम ही आ जाए। पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 साल से कम में है ना जितने भी बच्चे होते हैं, लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रन, 5 साल से कम के जितने भी बच्चे होते हैं, वो बच्चे, बॉयज की ज्यादा डेथ होती है, मोर बॉयज डेथ देन गर्ल्स। लेकिन इंडिया के अंदर उल्टा है, 5 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनमें गर्ल्स की ज्यादा डेथ होती है, ठीक है, बॉयज से, ये ध्यान रखना है। और अगर हम इंडिया की बात करें, हम कह सकते हैं साउथ एशिया, ठीक है, इंडिया तो साउथ एशिया में आता है, तो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर गर्ल्स की ज्यादा डेथ होती है बॉयज से। और पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखना किसकी ज्यादा डेथ होती है, 5 साल से जितने कम के बच्चे होते हैं ना उनमें लड़के ज्यादा मरते हैं पूरे वर्ल्ड में लड़कियों से। और इंडिया में के अंदर क्या होती है, 5 साल से कम की गर्ल्स की ज्यादा डेथ होती है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है, पहला फैक्ट। और सुनो, अगर हम बात करें न्यू बॉर्न डेथ की या न्यूनेटल डेथ की, तो सबसे ज्यादा जो डेथ होती है ना वो इंडिया में ही होती है, ठीक है। फिर सब दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है दैट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री के अंदर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा डेथ होती है। ये दोनों ऐसी कंट्रियां होती हैं जिनके अंदर 50% ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड की जो डेथ होती है ना न्यू बॉर्न की, उनमें सबसे ज्यादा किन कंट्रीज में होती है, इंडिया और नाइजीरिया में होती है। अदर कुछ और कंट्रियां भी हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा एक कंट्री आती है आपकी DRC, ठीक है, ये कोंगो देश होता है, ये एक कोंगो कंट्री होता है, रिपब्लिकन कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। उस देश के अंदर भी आपको वैसे इतना याद करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फैक्ट वाइज बता रहा हूं। और एक जो कंट्री आती है इसमें वो इथोपिया आती है, ठीक है। इन कंट्रीज के अंदर क्या होती है, न्यू बॉर्न की डेथ क्या है, इनके परसेंटेज क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना इंडिया में भी सबसे ज्यादा डेथ होती है, ठीक है, इंडिया और नाइजीरिया जो है इनमें सबसे ज्यादा डेथ होती है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं, हम न्यू बॉर्न डेथ की बात करते हैं। अगर हम न्यू बॉर्न डेथ की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो कोज जो होता है ना दैट इज प्री मैच्योरिटी। अगर प्री मैच्योरिटी ऑप्शन में नहीं आया तो क्या आएगा, प्री टर्म बर्थ आएगा। ध्यान रखना, प्री टर्म बर्थ जो होता है ना वो सबसे बड़ा कोज होता है, लगभग 35% जो डेथ जो होती है ना इंडिया के अंदर न्यू बॉर्न की 28 दिन तक, उनमें सबसे ज्यादा किन की डेथ होती है, जिन बच्चों के अंदर प्री मैच्योरिटी या फिर क्या होता है दोस्तों, प्री टर्म बर्थ होता है, ठीक है, प्री टर्म बर्थ होता है। इसके बाद में दूसरा जो कारण होता है दैट इज नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन मैं इंडिया का बता रहा हूं, ध्यान रखना। और ये एक रिपोर्ट आई थी किसकी, यूनिसेफ की, उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। न्यूनेटल इन्फेक्शन 33% है। अगर इन्फेक्शन हो गया न्यूनेट के अंदर तो दूसरा कारण है न्यूबॉर्न के अंदर डेथ का। तीसरा अगर वो कारण पूछता है तो वो आता है बर्थ एस्पेक्जिया, बर्थ एस्पेक्जिया, ठीक है। बर्थ एस्पेक्जिया लगभग 20% डेथ बर्थ एस्पेक्जिया के कारण होती हैं। फिर आता है कॉन्जीनाइटल मालफॉर्मेशन, कॉन्जीनाइटल मालफॉर्मेशन। और कॉन्जीनाइटल मालफॉर्मेशन के कारण जो डेथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 9% डेथ होती है, ठीक है। 9% जो डेथ होती है वो किसके कारण होती है, कॉन्जीनाइटल मालफॉर्मेशन के कारण होती है। बाकी की कितनी बच गई, 3% बच गई होंगी, 68। बाकी की जितनी भी हैं वो अदर्स, जितनी भी हैं वो बाकी कितनी हो जाएंगी, अदर। 5 और 3 8 और 9 17, हाँ लगभग 3% ही हो गई। तो वो डेथ क्या होती है, अदर होती है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सबसे बड़ा कोज क्या है, तो आप खुद ही बता दोगे। वैसे यूनाइटेड स्टेट में भी सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी सबसे बड़ा कोज यही होता है, लेकिन इंडिया में न्यूनेटल इन्फेक्शन बिल्कुल इसके क्या है, करीब है। 2020 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, अभी लेटेस्ट कोई रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है। चलो देखते हैं, इसमें दे रखा है कि कौन है सबसे एटीलैक्टेसिस। तो एटीलैक्टेसिस जो होता है वो इसका कोई कारण नहीं हो सकता, इसके कारण बर्थ एस्पेक्ट ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो एटीलैक्टेसिस नहीं है। प्री टर्म बर्थ, बिल्कुल प्री मैच्योरिटी या फिर प्री टर्म बर्थ लिखाएगा तो वो सबसे बड़ा कारण होता है। पहला सबसे बड़ा कारण होता है, लगभग 35% केसेस के अंदर यही पाया जाता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जितनी भी कॉन्जेनाइटल डिजीज है वो 33% पे, सॉरी किसके ऊपर आती है आपकी, ये 4th नंबर पे आती हैं, तो ये लगभग 9% हो गया, ठीक है। और इसके बाद आती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो रेस्पिरेटरी या जितने भी बर्थ एस्पेक्ट है वो 3rd नंबर पे आती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, प्री टर्म बर्थ। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस है, आता है कर दोगे, ऐसे नहीं है दिमाग लगाओगे कि हाँ यार हॉस्पिटल में किसकी डेथ हुई, कौन से बच्चे की हुई, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको आएगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड का निकालना है या फिर इंडिया का निकालना है, तो बहुत बड़ा वो हो गया, कंट्री हो गया एक, तो हम ऐसे सोच कर नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं फैक्चुअल। एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर नहीं भी आई ना तो भी हम थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। जैसे पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो पूरा फैक्चुअल था, सॉरी पूरा कंसेप्चुअल था, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप वैसे भी कर दोगे। आपको पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण यूरिन का इनकॉन्टिनेंस होगा, न कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन होगा, ठीक है। आपको पता है कि अटोनी होगी मसल्स के अंदर तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ द यूरिन होगा। तो ये चीजें क्या होती है, कंसेप्ट पे काम करते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है आपका तो आप कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन है फैक्चुअल, अगर आपको आते हैं तो कर दोगे, नहीं आते तो नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, प्री टर्म बर्थ। और ये मत कहना कि सर ने क्वेश्चन दिया था उसमें यूनाइटेड स्टेट लिख दिया, उसका भी अगर आंसर होता तो भी प्री टर्म बर्थ ही आएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट एडमिटेड विद प्री एक्लेम्सिया इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। पहली बात तो क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, और फिर दूसरा क्या है, इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। Which assessment indicates that a therapeutic level of the medication has been reached? तो इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम सल्फेट बताऊंगा आपको अच्छी तरह से, और अगला कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो वहां पर मैं आपको प्री एक्लेम्सिया रेक्लेम्सिया करवाऊंगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ करवाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि मुझे काफी सारी नॉलेज आपको देनी है इस क्वेश्चन में। मैग्नीशियम सल्फेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इससे हो जाएंगे आपके सोल्व, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर आएगा। एमजीएसओ ध्यान रखना, पहली बात सेंट्रल एक्टिंग ड्रग है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सेंट्रल एक्टिंग क्या है, ये ड्रग है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। कैसे काम करती है, उनकी वेसल्स को क्या कर देती है, ये डायलेट करती है। कैसे करती है, डायलेट करती है, वेसल्स को कर देती है डायलेट, जिससे ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सेरिब्रल जो एनोक्सिया है ना, उसके कारण से, अगर सेरिब्रल एनिक्सिया के कारण से क्या आ रहे हैं, सीजर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात देखो, कंसेप्ट समझो, एंटी कन्वल्जिव ड्रग है, ये कन्वर्जन में काम करती है, एंटी कन्वल्जिव। अब वो आपको क्वेश्चन में दे सकता है एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी अलग है, कन्वर्जन अलग है, ध्यान रखना, एंटी एपिलेप्टिक। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अगर किसी को एपिलेप्सी है और अगर आप उसको दोगे एमजीएसओ4 काम नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ एंटी कन्वल्जिव ड्रग है। दूसरी बात दोस्तों, ये एक प्रिवेंटिव ड्रग भी है और थेराप्यूटिक ड्रग भी है। प्रिवेंटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्सिया है तो भी देंगे हम प्रिवेंशन करने के लिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्री एक्लेम्सिया के बाद क्या होता है, एक्लेम्सिया होता है, और एक्लेम्सिया के अंदर क्या आएंगे, कन्वर्जन आएंगे, तो हम प्रिवेंशन में भी देंगे ये। दूसरी बात, अगर मान लो हो गया ना एक्लेम्सिया और उसके कारण कन्वर्जन आ रहे हैं तो भी हम देंगे, ठीक है। उसको ट्रीट भी करेगा ये, तो ये ट्रीट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, दोनों काम करता है ये, ठीक है। कौन सी ड्रग, MgSO4 ड्रग, मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा, आप एक हो स्टाफ नर्स, ठीक है, चलो आपको नाम चेंज हो गया ना, नर्सिंग ऑफिसर लिख देता हूं, नर्सिंग ऑफिसर, यू आर ए नर्सिंग ऑफिसर। आपको MgSO4 जाके देना है, आपको किसी डॉक्टर ने क्या कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया, जाओ इसको MgSO4 दो। डॉक्टर ने कह दिया कि MgSO4 दो दोस्तों, तो आप गए, ऐसे नहीं है डायरेक्ट लगा दिया, MgSO4 जाके लगा दिया, लो लगा दिया सर, उसने कहा लगा दिया, हाँ कुछ चेक किया, नहीं क्या चेक करना, आपने कहा मैंने लगा दिया, ऐसा नहीं है। MgSO4 ड्रग हमेशा देने से पहले 3 चीजें चेक करते हैं। पहली चीज, अगर MgSO4 देख रहे हैं तो हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट जो है अगर 12 या उससे कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है,
वो ड्रग हम नहीं देंगे। ठीक है, हमने चेक की उसकी रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 है उससे कम आ रही है तो हम वो ड्रग नहीं देंगे। सेकंड चीज, हम नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करेंगे उसका, नी जर्क रिफ्लेक्स, या फिर इसको बोलते हैं हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। और कुछ बुक्स में दोस्तों ये पटेलर रिफ्लेक्स भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी आए अगर आपने पढ़ा है टीएनसी से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नी जर्क रिफ्लेक्स लिखा है या डीप टेंडन रिफ्लेक्स लिखा है या पटेलर रिफ्लेक्स है, ये प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है। इसका लेवल कितना होना चाहिए? +2 होना चाहिए। +2 इज नॉर्मल। ठीक है, अगर +2 तक आ रहा है नॉर्मल है, +3 +4 आ रहा है एबनॉर्मल है। क्या हो रहा है? एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब यहां पर यह है कि इस ड्रग की क्या हो चुकी है? टॉक्सिसिटी हो चुकी है। मतलब कि पहले से ही बॉडी के अंदर जो MgSO4 है वो ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है। अगर आप आपने और MgSO4 दे दिया तो फिर मरीज गया काम से। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई, इसका मतलब भी यही है कि MgSO4 की क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी हो चुकी है। मतलब कि उसके ब्लड के अंदर थेराप्यूटिक लेवल से ज्यादा अगर लेवल पहुंच गया है, MgSO4 का 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? थेराप्यूटिक लेवल होता है। उसका जो ब्लड है उसके अंदर हमेशा 4 से 7 होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम हर बार MgSO4 देंगे और हम हर बार टेस्ट करवाएंगे कि कितना MgSO4 है। क्यों? क्योंकि MgSO4 तो हमेशा 4-4 घंटे में दिया जाता है, और अगर हर 4 घंटे में हम ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, इसलिए हम किससे पता लगाएंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी हुई या नहीं हुई? हमारे सिम्टम से पता लगाएंगे। रेस्पिरेटरी रेट चेक की, नी जर्क रिफ्लेक्स चेक किया, और तीसरा हम चेक करेंगे यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट जो होता है वो 30 ml से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 ml पर आवर, 1 घंटे के अंदर 30 ml से कम आ रहा है तो भी हम MgSO4 नहीं देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बताना, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉक्सिसिटी साइन ऑफ द MgSO4? इनमें से कौन सा MgSO4 का टॉक्सिसिटी साइन नहीं है? ए रेस्पिरेटरी रेट, बी नी जर्क रिफ्लेक्स, तीसरा भी आपको यूरिन आउटपुट ही दे दिया। तीनों ही दे दिए आपने, तो तीनों पढ़े थे, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कौन सा क्या नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, यूरिन आउटपुट जो होता है इसकी टॉक्सिसिटी के कारण डिक्रीज नहीं होता है। अगर ओलिगो यूरिया हो गया पेशेंट को, अगर 30 ml से कम आ रहा है तो ओलिगो यूरिया हो गया। ओलिगो यूरिया अगर मरीज को हो गया तो ये कारण नहीं है कि उसको टॉक्सिसिटी का क्या हो गया, यूरिन उसका मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिसिटी हो गया। फिर आप कहोगे सर जब उसका टॉक्सिसिटी नहीं होता, अगर मान लो MgSO4 जो है, मैं कह रहा हूं कि MgSO4 ओलिगो यूरिया कोज नहीं करवाता। MgSO4 के कारण कभी भी ओलिगो यूरिया नहीं होता, लेस देन 300 ml या 400 ml पर 24 आवर्स में नहीं होता है। फिर आपको सर फिर हम चेक क्यों कर रहे हैं जब इसके कारण हो ही नहीं रहा है? तो बेचारा इसका कारण ही नहीं है। दोस्तों इसलिए चेक करते हैं कि MgSO4 बॉडी से बाहर भी जाना चाहिए, आउट, बॉडी से क्या होना चाहिए? आउट भी होना चाहिए। लेकिन ये आउट किसके थ्रू होगा? यूरिन के थ्रू होगा आउट। जब यूरिन ही नहीं आ रहा तो MgSO4 ब्लड से बाहर नहीं जाएगा, और जब ब्लड से बाहर ही नहीं जाएगा तो फिर ये क्या कोज करवा सकता है? फिर ये टॉक्सिसिटी कोज करवा सकता है। ठीक है, इसलिए। लेकिन ओलिगो यूरिया इसकी टॉक्सिसिटी के कारण नहीं होता, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण क्या नहीं होता? ओलिगो यूरिया नहीं होता। ध्यान रखना, ओलिगो यूरिया सिर्फ हम इसलिए चेक करते हैं कि यूरिन से MgSO4 क्या निकले, बॉडी से बाहर निकले, इसलिए चेक करवाते हैं। आपने कई बार सीटी स्कैन करवाया होगा डाई के साथ में, कॉन्ट्रास्ट डाई के साथ में, उससे पहले भी आपसे KFT की रिपोर्ट मांगते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट की। क्यों मांगते हैं? वो ऐसे थोड़ी है कि वो किडनी पे इफेक्ट करती है, वो इसलिए मांगते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट डाई जो इंजेक्ट किए वो बॉडी से क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए, उसकी कोई टॉक्सिसिटी उसके कारण न हो। तो ध्यान रखना, ओलिगो यूरिया लिख लो एक लाइन में, ओलिगो यूरिया इज नॉट ए टॉक्सिसिटी साइन, टॉक्सिसिटी साइन ऑफ MgSO4 या फिर MgSO4, ओलिगो यूरिया इज नॉट ए सिम्टम ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में और बता देता हूं MgSO4 के बारे में, थोड़ी सी चीज और बता देता हूं क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। इसके बाद ध्यान रखना कि MgSO4 के क्या 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 होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। MgSO4 की टॉक्सिसिटी, MgSO4 की दोस्तों टॉक्सिसिटी हो गई तो पहला सिम्टम कौन सा आएगा? ठीक है, फर्स्ट सिम्टम है ये, ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहला कौन सा आता है, तो एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स पहला। दूसरा आता है दोस्तों डाईफोरेसिस। दूसरा क्या आता है? डाईफोरेसिस आता है। डाईफोरेसिस क्या होता है? डाईफोरेसिस एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीने आना। थर्ड क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। थर्ड क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन।
रेस्पिरेटरी रेट 12 से कम हो जाएगी, 12 या 12 से कम क्या हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट हो जाती है, तो उससे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, टॉक्सिसिटी के साइन है। बिल्कुल सीक्वेंस में याद करने हैं ऐसे कैसे कि पहला क्या होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा, दूसरा डायफ्रोसिस होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये दोनों तो हमने पढ़े ही हैं। इसके अलावा डायफ्रोसिस भी होगा, लेकिन सीक्वेंस आपको जरूरी याद रखनी है। तो एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन को एडीआर बोलते हैं, नहीं बोलते अगर हॉस्पिटल में काम किया है तो ए फॉर एब्सेंस, डी फॉर डायफ्रोसिस और आर फॉर रेस्पिरेटरी, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, एडीआर। ठीक है, इसके बाद में ये भी ध्यान रखना, इसकी जो डोज दी जाती है उसके बारे में एक व्यक्ति ने बताया था, जिसको हम बोलते हैं पिच यार्ड रेजिमेन। ठीक है, इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी कि कितनी डोज देते हैं। अगर फिर कभी क्वेश्चन कभी भी MGSO आया तो बाकी की सारी डिटेल आपको मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है, कितनी कितनी देते हैं उसके बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे, नहीं तो बस आपको ये याद रखना है। वो पूछ सकते हैं कि कौन सी ड्रग के अंदर पिच यार्ड रेजिमेन यूज करते हैं, तो आप याद रखना MGSO में यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ज्यादा ही डिटेल हो गई है। पहला दे रखा है इसमें कि एक क्लाइंट एडमिटेड विद प्री एक्लेम्सिया, एक क्लाइंट है जिसको प्री एक्लेम्सिया है और उसको हम मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था प्री एक्लेम्सिया में भी देंगे, एक्लेम्सिया में भी देंगे, हेल्प सिंड्रोम में भी देते हैं। ठीक है, तीनों में देते हैं ये। विच असेसमेंट इंडिकेट दैट ए थेराप्यूटिक लेवल ऑफ मेडिकेशन हैज बीन रीच्ड। हमें देखो, उसको मान लो, हमें कैसे पता लगेगा कि अभी तक क्लाइंट का थेराप्यूटिक लेवल ही है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया उसने, उल्टा बनाया है। हमें कैसे पता लगेगा कि थेराप्यूटिक लेवल है, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लेवल। हमें नॉर्मल चीज ढूंढनी है। कितना लेवल होता है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल होगा तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी टॉक्सिसिटी का साइन नहीं आएगा, साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी का साइन नहीं आना चाहिए इस ऑप्शन में। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है कि विच असेसमेंट इंडिकेट दैट थेराप्यूटिक लेवल, मतलब नॉर्मल बताना है हमें। थेराप्यूटिक लेवल ऑफ द मेडिकेशन हैज बीन रीच्ड, कि हमने ड्रग दिया और उसका थेराप्यूटिक लेवल पहुंच चुका है। पहला कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12, मैंने आपको पहले ही बताया अगर रेस्पिरेटरी रेट 12 या उससे कम है तो ये क्या चीज कोज करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्या होता है, टॉक्सिसिटी का साइन होता है। इसका मतलब तो क्या है, ये टॉक्सिसिटी का लेवल है। ये किसका लेवल है, ये टॉक्सिसिटी का, जबकि हमें पूछ कौन सा रहा है, ये थेराप्यूटिक लेवल। दूसरा कह रहा है इंक्रीज्ड फीटल एक्टिविटी, इंक्रीज फीटल एक्टिविटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमें थेराप्यूटिक लेवल के बारे में नहीं बताएगा, हमें ये टॉक्सिसिटी के बारे में भी नहीं बताएगा, लेकिन साथ में हमें थेराप्यूटिक लेवल के बारे में भी नहीं बता रहा। लेकिन हमें जानना किसके बारे में है, थेराप्यूटिक लेवल के बारे में जानना है। इंक्रीज फीटल एक्टिविटी हमें न तो ये हमें किसके बारे में बताएगा, टॉक्सिसिटी के बारे में भी नहीं बताएगा, और न ही ये हमें थेराप्यूटिक लेवल के बारे में बताएगा, नहीं ये हमें थेराप्यूटिक लेवल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। भाई यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया तो पक्का अब हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हमें क्या बताता है कि थेराप्यूटिक लेवल नहीं है। क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट क्या हो गया, कम हो गया, और हमने पढ़ा है कि हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ती हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ +2, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको बताया था कि डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है इसमें ओलिगोयूरिया नहीं होना चाहिए। देखो ओलिगोयूरिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि अगर यूरिन बार नहीं निकला तो MgSO4 का लेवल बढ़ जाएगा, और लेवल कितना बढ़ जाएगा, थेराप्यूटिक लेवल से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट नहीं हुआ। मैंने बताया कि ओलिगोयूरिया साइन नहीं है टॉक्सिसिटी का, लेकिन ओलिगोयूरिया अगर हो गया तो MgSO4 का लेवल जरूर किस पे पहुंच जाएगा, थेराप्यूटिक लेवल से ज्यादा पहुंच जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि थेराप्यूटिक लेवल पे होना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन आउटपुट क्या हुआ, कम हुआ, तो MgSO4 ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा, और MgSO4 ब्लड से बाहर नहीं निकलेगा तब क्या होगा दोस्तों, उसका लेवल बढ़ जाएगा, और उसके कारण फिर सिम्टम जो आएंगे ना वो रेस्पिरेटरी पर इन पे बढ़ेंगे। ठीक है, MgSO4 कभी भी खुद ओलिगोयूरिया नहीं करवाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन ओलिगोयूरिया के कारण क्या हो सकता है, थेराप्यूटिक लेवल क्या हो सकता है, नहीं रह सकता, और टॉक्सिसिटी का जो लेवल है वो आ सकता है। नेक्स्ट डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ +2। मैंने आपको कहा था कि +2 जो लेवल है वो बिल्कुल क्या होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन अगर +3 या फिर +4 हो तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ +2 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि नॉर्मल लेवल कौन सा है, तो थेराप्यूटिक लेवल हम हमेशा चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, यूरिन आउटपुट चेक करते हैं, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ये भी हमें एबनॉर्मल मिला, ये भी हमें एबनॉर्मल मिला, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है टॉक्सिसिटी से, थेराप्यूटिक लेवल से, लेकिन ये हमें नॉर्मल मिल गया, इसका मतलब डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल है। अगर डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता, ये तो सबसे पहले चेंज होता, अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती तो सबसे पहले कौन सा चेंज होता, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेंज होता, लेकिन हमें पता लग गया कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल है, और पहला अगर सिम्टम आता टॉक्सिसिटी का तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स आता है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब MgSO4 का लेवल क्या है,
नॉर्मल है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पता लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑफ +2। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन से सिम्टम से हमें पता लग रहा है कि MgSO4 का लेवल जो है वो नॉर्मल है, ब्लड के अंदर टॉक्सिक लेवल नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको ये 10 क्वेश्चन करने से सिर्फ 10 क्वेश्चन की नॉलेज होगी, आपको कम से कम भी 50 क्वेश्चन की नॉलेज होगी मिनिमम। What client behavior indicate to the nurse that a woman needs further teaching when she leans forward to place her breast into the infant's mouth? ये ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें ये पूछ रहा है कि नर्स ने देखा कि एक जो फीमेल है ना वो आगे झुककर और अपने बच्चे को जबरदस्ती क्या कर रही है, मतलब जबरदस्ती मतलब ये समझ जाओ आप इसमें, ये क्या करिए, लीन फॉरवर्ड हुई। मतलब ऐसे नहीं कि बच्चा ऐसे पी रहा है, आगे ऐसे हो गई बच्चे से ताकि ये क्या करे, जल्दी सी ब्रेस्ट फीडिंग करे। ठीक है, तो आपको ये बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी बात है वो which client behavior indicates to the nurse that a woman needs further teaching when she leans forward to place her breast into the infant mouth। जब वो आगे की तरफ जाती है तो उसको आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो वुमन को ये बताती है कि फर्दर टीचिंग उसको जरूरत है। मतलब अपने को क्या ढूंढना है, इसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं इसको, आप एक बार सुनो ये क्या कह रहा है। What client behavior indicates to the nurse that a woman needs further teaching। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है जो कि गलत है। क्यों गलत है, इसलिए उसको क्या चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें होगा, तो इसलिए अच्छे से समझो ताकि अगली बार आए तुम आपको इतना डिटेल में नहीं समझो। ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि फर्दर टीचिंग का मतलब क्या होता है। आपको चीज मुझे गलत बताओ तो फिर मैं आपको कहूंगा रुको ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐसी चीजों में किसकी जरूरत पड़ती है, फर्दर टीचिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, गलत स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है। कब, when she leans forwards to place her breast into the infant's mouth, तो वो आगे की तरफ आके जब अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बता रहा है कि जो कि क्या है, गलत है और उसे फर्दर टीचिंग की जरूरत है। पहला क्या इसमें, when she leans forward। ठीक है, इसमें भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है उसमें भी ऑप्शन भी वही सेम दे रखा है, when she leans forward to place her breast into the infant's mouth। ठीक है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज कभी भी नहीं करनी चाहिए। किसको, मदर को ये चीज नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर मदर ऐसा करती है तो आपको उनको क्या करना चाहिए, टीचिंग करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए, टीचिंग करवानी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, पहले मैं बाकी के जो स्टेटमेंट है वो क्यों नहीं है वो बताऊंगा, वो सही क्यों है। इफ सी होल्ड्स द इन्फेंट लेवल विद हर ब्रेस्ट व्हाइल इन ए साइडलाइन पोजीशन। अब मदर है और जो बेबी है उनको एक लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो बेबी का जो हेड है वो बिल्कुल ब्रेस्ट के लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे से ऐसे कर रहा है, ऊपर से कर रहा है। तो जब मदर साइड लाइन पोजीशन में अगर है, मदर अगर साइड लाइन पोजीशन में है तो बेबी भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, उसी लेवल पे होना चाहिए। ये मान लो मदर है, ठीक है, तो बेबी भी इसी लेवल पे होना चाहिए कि बेबी का जो माउथ है वो बिल्कुल ऐसे आए। ठीक है, तो इसी लेवल पे बेबी भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ऐसा अगर वो कर रही है तो हमें उसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत सारी पढ़ी हुई है, उसको सब पता है कि हाँ साइड लाइन पोजीशन के अंदर रहना है और इन्फेंट को उसी लेवल पे रखना है जिस पे ब्रेस्ट रहता है। ब्रेस्ट और इन्फेंट सेम लेवल पे होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे नहीं है कि बेबी को परेशानी हो, ऐसे ऊपर करके गर्दन उसकी खींच रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे स्टेटमेंट में कोई फर्दर टीचिंग की जरूरत नहीं है। इफ सी टचेज हर निपल टू द इन्फेंट्स चेक एट द बिगिनिंग ऑफ द फीडिंग। ठीक है, ठीक है, मतलब हमेशा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जो बेबी है ना उसके या तो फिंगर से चिक को ऐसा करना चाहिए या फिर ब्रेस्ट का जो निपल उससे टच करवाना चाहिए चिक को। आपको सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो बेबी है ना वो रेडी हो जाता है, उसको पता लग जाता है हर बार कि हाँ अब आ रहा है। तो उसका जो रिफ्लेक्स जो है ना, रूटिंग रिफ्लेक्स है, वो क्या करता है, अच्छे से काम करता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए कि उसको उसके निपल या उसको फिंगर के द्वारा क्या करवाना चाहिए, टच करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, ये इंप्रूव करता है, किसको इंप्रूव करता है, लैचिंग को इंप्रूव करता है। लैचिंग मतलब जो जुड़ता है ना बेबी का माउथ, जो जुड़ता है उससे, वो कहलाता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स को और लैचिंग को क्या करता है, वो करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन शी पुट्स हर फिंगर टू द इन्फेंट्स माउथ टू ब्रेक द सक्शन आफ्टर द फीडिंग। देखो जैसे फीडिंग खत्म हो जाए ना, तो ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा से हटा लो ब्रेस्ट को। ऐसे हटाने से क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो निप्पल है ना वो बेबी इतनी तेज पकड़ के रखता है कि निप्पल के अंदर क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। निप्पल के अंदर क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। अब आपको सर फिर क्या करना चाहिए,
पहले क्या करना चाहिए, एक फिंगर ले जानी चाहिए माउथ में, ठीक है, माउथ के साइड में एक फिंगर ले जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो बेबी है फिर वो ब्रेस्ट को छोड़ देता है, फिंगर को ले जाने से ब्रेस्ट को छोड़ देता है, फिर निप्पल को हटाना चाहिए, फिर मदर को निप्पल को हटाना चाहिए, पहले एक फिंगर ले जानी चाहिए। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि व्हेन शी पुट्स हर फिंगर, वो अपने फिंगर को क्या करती है, पुट करती है कहां, इन द इन्फेंट्स माउथ, किसके माउथ में, इन्फेंट के माउथ में। क्यों, टू ब्रेक द सक्शन आफ्टर द फीडिंग, जो बेबी सकिंग कर रहा है ना उसी को लिख रहा है सक्शन, जो बेबी सकिंग कर रहा है उसको भी तोड़ना है। अगर आपने एकदम से ब्रेस्ट को उठा लिया तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो कि एकदम से बिना इस टेक्निक का यूज किए हुए अगर मदर ब्रेस्ट को उठा लेती है तो क्या हो सकती है, तो निप्पल का ट्रोमा या निप्पल की क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो आपको मदर को बताना चाहिए हमेशा कि अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग को रोकना है कि अब मैं नहीं करवाऊंगी, ये हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, तो पहले फिंगर ले जाओ माउथ के अंदर, बेबी के माउथ के अंदर, और फिर उसको रोक, फिर वो अपने आप क्या कर देता है, निप्पल को छोड़ देता है, फिर निप्पल को हटा लो, तो उससे क्या होगी, निप्पल की इंजरी नहीं होगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन शी लीन्स फॉरवर्ड टू प्लेस, इसका मतलब एक वर्ड में मैं आपको बताऊं ना, अगर सिंपल सा कि लीन्स फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ झुकती है और अपने ब्रेस्ट को इन्फेंट के माउथ में दे देती है। एक लाइन में मतलब ये कि जबरदस्ती दूध पिलाना, ठीक है, एक लाइन में इसका मीनिंग क्या होता है, जबरदस्ती दूध पिलाना। तो ऐसा जबरदस्ती का काम नहीं करना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, इससे जो लैचिंग जो है ना, मतलब कि जो प्लेसमेंट जो होता है बेबी का ब्रेस्ट के निपल में एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि जो बेबी जो होता है ना उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, वो एकदम से कर देता है, तो लैचिंग नहीं हो पाती है सही तरह से। बिल्कुल जो माउथ जो है बेबी का वो बिल्कुल जो निपल को ढका हुआ होना चाहिए, कवर को होना चाहिए, ये क्या कहलाता है, लैचिंग कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है लैचिंग। जो उसका जो माउथ जो होता है ना बेबी का, वो बिल्कुल ब्रेस्ट के अंदर हो, ठीक है, जैसे मेरे चित्र ऐसे ही बनेगा, आप ये खुद देख लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में अगर उसको ढका हुआ रहता है तो लैचिंग कहलाता है। तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती करेंगे तो बच्चा दूध सही से नहीं पी पाएगा, सही से उसका क्या नहीं हो पाएगा, जो माउथ है वो प्लेस नहीं हो पाएगा। तो कभी भी ऐसे नहीं कि आगे झुके, खुद बेबी उसकी तरफ आए और तब वो दूध पिए, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये ऐसे स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन मानूंगा मैं इसे, ठीक है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। देखो कितने कितने तो इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, तो ये तीनों सही है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है, एब्डोमेन से क्या किया है, जो यूट्रस है उसको रिमूव कर दिया। एब्डोमेन से क्या किया है, वेजाइनल भी होता है हिस्टेक्टोमी और एब्डोमिनल भी होता है। तो ये कह रहा है एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुआ है। द क्लाइंट रिटर्न्स टू द यूनिट विद एन इनड्वेलिंग कैथेटर, ठीक है, ओटी में गया क्लाइंट, देखो पूरी स्टोरी बनाते हैं। क्लाइंट है हमारा, पेशेंट, क्लाइंट बोल देखो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कंपनी में काम कर रहे हो। हमारा पेशेंट है, वो गया ओटी, ये है ओटी। ओटी के अंदर हुआ उसका क्या, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है, एएच का मतलब एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हो गया। वहां से हमारा जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के कैथेटर लगा हुआ था, ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। इसके क्या लगा हुआ था, कैथेटर लगा हुआ था। जब ये हमारे वार्ड में आया, यूनिट के अंदर हमारे वार्ड में आया, तो ये क्या है, यूरिन बैग है, ये यूरिन बैग, यूरिन बैग। अब देखो क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, ग्रीन कलर थोड़ा कम दिखता होगा। हमने देखा कि वो जो हमारे पास आया तो उसका जो ये पढ़ना था हमें, रिटर्न टू द यूनिट विद एन इनड्वेलिंग कैथेटर, ठीक है। जब वो हमारे पास आया तो हमें पता लगा कि उसकी कैथेटर लगा हुआ है। सिंपल सी बात है, क्लाइंट ओटी में गया, वहां पर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी हुई, हमारे वार्ड में आया, हमारे यूनिट में आया, तो हमें पता लगा कि उसके कैथेटर लगा हुआ है, पहली लाइन। दूसरा, द नर्स आइडेंटिफाइज दैट द यूरिन इन द क्लाइंट कलेक्शन बैग हैज बीन इंक्रीजिंगली सैंग्विनियस। जब वो हमारे वार्ड में हमने देखा कि उसका यूरिन बैग लगा हुआ और यूरिन बैग में जो धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, सैंग्विनियस यूरिन हो रहा है। सैंग्विनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यूरिन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है। हमें यूरिन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डज ए नर्स सस्पेक्ट। अब ऐसे नहीं है कि नर्स क्या करी, हाँ ब्लड दिखाई दे रहा है, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ ब्लड दिखाई दे रहा है। हम खुद भी तो नर्स हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए ऐसा क्यों है। तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो, आपको कंफर्म तो चलो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप सस्पेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि उसके अंदर जो ब्लड आ रहा है ना वो क्यों आ रहा है। आप बताओ क्यों ब्लड आ रहा है उसके अंदर, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ए यूरिन इंफेक्शन फ्रॉम द कैथेटर, कि भाई उसको क्या हो गया, कैथेटर से क्या हो गया, यूरिन इंफेक्शन हो गया। पहली बात, ओटी में गई है, वहीं उसके कैथेटर लगाए, क्वेश्चन में दे रखा है। ऐसे तो है नहीं कि वहीं इंफेक्शन हो गया, कैथेटर लगाते यहां गया। ऐसे इंफेक्शन से दोस्तों ब्लीडिंग होने में, किससे, इंफेक्शन से ब्लीडिंग होने में टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। वो सीधा ओटी से आई है, वहां पर कैथेटर लग के आया है, और वो टाइम कम से कम वीक लगता है, 1 वीक का टाइम लगता है कम से कम, ठीक है। कि आपको
कैथेटर से पहले इन्फेक्शन होगा, फिर वो इन्फेक्शन बढ़ेगा, फिर ब्लीडिंग होगा। ऐसे नहीं कि वो कैथेटर लगा और उसको इन्फेक्शन हो गया। इतनी जल्दी कभी इन्फेक्शन होता है? इन्फेक्शन कभी भी इतनी जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर वो कोलोनाइजेशन करते हैं और कॉलोनी बनाते हैं, फिर वो उस जो टारगेट जो एरिया है उसके ऊपर वो करवाते हैं, ठीक है, कोज करते हैं इन्फेक्शन, तब जाके होता है। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, वहां पर लग के आया है और यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया उसको कैथेटर से, तो इतनी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन उस यूरिन इन्फेक्शन के कारण इतनी जल्दी ब्लड नहीं आ सकता कभी भी। तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया गलत। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा माइंड में लगाओ ना तो हो जाते हैं। उसको डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी है, ठीक है, ये एक डिजीज है, कोगुलेशन में इसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों ऐसी अगर प्रॉब्लम होगी ना तो उसके कैथेटर से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, अगर कोगुलेशन नहीं हो रहा तो जहां जहां अब उसका कट भी लगा होगा, इंसिजन लगा होगा जहां पर एब्डोमेन से, अब जहां इंसिजन लगा है वहां पर भी ब्लीडिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिजीज उसको ऐसी हो रही है कि कोगुलेशन नहीं हो पा रहा। लेकिन यहां पर हमने उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा वहां पर। क्यों? इसके कारण इंसिजन पे भी ब्लीडिंग होती, साथ में इंसिजन पे भी साथ में क्या होती दोस्तों, ब्लीडिंग होती। क्योंकि ये डिसऑर्डर कोई एक कैथेटर का नहीं है, हाँ कैथेटर में भी हो सकती थी, चलो मान लिया, लेकिन इसके कारण मेन ब्लीडिंग कहां दिखाई देती है आपको? इंसिजन पे, जहां कट लगा है ना वहां ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का डिसऑर्डर है और बॉडी में जहां भी कट लग गया वहां पर ब्लीडिंग नहीं रुक पाएगी। वहां पर ब्लीडिंग चाहिए, यहां होता तो यहां से भी ब्लीडिंग होती। तो लेकिन उसके इंसिजन, हमने पता है हमको इंसिजन हुआ है, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी में तो इंसिजन हुआ होगा, और इंसिजन हुआ है तो दोस्तों वहां से ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रही? हमने देखा वहां से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, सिर्फ हमारे कैथेटर से हो रही है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे अगर ब्लीडिंग होती तो दोनों जगह होती। नेक्स्ट, यूटेराइन रिलैक्सेशन विद इंक्रीज्ड ब्लीडिंग। यूटेराइन रिलैक्सेशन, यूट्रस क्या हो रहा है, यूटेराइन रिलैक्सेशन विद इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, ये ऐसा ऑप्शन है जो अगर थोड़ा 1% भी अगर माइंड है ना तो 100% इस ऑप्शन को नहीं करोगे। क्यों? क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हुई है। क्या हुआ है? एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हुई है। और इसमें क्या कह रहा है कि यूटेराइन रिलैक्सेशन हो गया, यूट्रस क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, जिसके कारण क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। दोस्तों एक बात बताओ, जब उस क्लाइंट का हिस्टेरेक्टोमी ही हो गया, उस क्लाइंट का क्या हो गया, हिस्टेरेक्टोमी ही अगर हो गया तो यूट्रस कहां से आएगा? तो उसके अंदर तो यूट्रस है ही नहीं, नो यूट्रस। तो ये क्वेश्चन तो 100% ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। अब नेक्स्ट, होता क्यों है, होता क्यों है वो भी हमें समझना जरूरी है। होता दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जब वो सर्जरी कर रहे थे तो सर्जरी करते वक्त उन्होंने यहां पर क्या लगाया था, इंसिजन लगाया था। और इंसिजन गलती से कई बार क्या होता है, जब जैसे सूचरिंग करते रहते हैं या फिर कट लगाते हैं तो गलती से यहां पर ब्लैडर पे क्या हो जाता है, चुभ जाता है वो, और ब्लैडर पे निकिंग हो जाती है, चुभ जाती है, सुई चुभ जाती है, वहां पे नीडल लग जाती है कहीं भी, या कोई भी फोर्सेप लग जाती है। उसके कारण से क्या हो जाता है, ब्लैडर थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, और इंजर्ड होने के कारण फिर ब्लैडर से क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, और वो ब्लीडिंग फिर हमें दिखाई देती है। इसलिए एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी में हम कोशिश करते हैं हमेशा कि ब्लैडर इंजर्ड नहीं हो, पहले से हम ध्यान रखते हैं कि ब्लैडर एम्प्टी रहो, इसलिए हम कैथेटर लगाते हैं क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी रहे। अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं रहेगा तो ब्लैडर फुल होगा, फुल होगा तो ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आएगा जब कट लगाएंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे, इसलिए हम क्या लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं ताकि एम्प्टी रहे वो और उसके कट होने के चांसेस हो। लेकिन हो गया, मान लो किसी कारण से क्या हो गया, ये फिर भी हो गया है, तो उस इंसिजन के कारण, जब इंसिजन लगा रहे थे उसके कारण एक सुई चिभी है, निकिंग हुई है, निक के कारण क्या हुआ है, ब्लैडर इंजर्ड हुआ है, और ब्लैडर के इंजर होने के कारण जो यूरिन है उसके अंदर थोड़ा सा क्या आया है दोस्तों, ब्लड आया है। बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर, एन इंसिजनल निक इन द ब्लैडर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद यूटेराइन फिब्रोइड, ठीक है, यूट्रस के अंदर उसके क्या हो रहा है, फिब्रोइड हो रहा है, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइजेज ए हिस्टेरेक्टोमी। उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या बताया कि आपके क्या होगी, देखो आपके इतना फिब्रोइड बढ़ गया है कि आपकी हिस्टेरेक्टोमी ही करनी पड़ेगी। उसको क्या करनी पड़ेगी, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या है, हिस्टेरेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस। द क्लाइंट एक्सप्रेसेज कंसर्न अबाउट हैविंग हिस्टेरेक्टोमी एट द एज ऑफ। अब हमें क्लाइंट की एज भी पता लग गई, कितनी है, 45 ईयर है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, चिंता हो रही है, उसको क्या हो रही है, चिंता हो रही है कि मैं 45 ईयर के ऊपर ये करवा लूं। तो बिकॉज सी हैज हर्ड फ्रॉम द फ्रेंड्स, वो कह रही है कि मेरी एज है ना 45 साल है, और मैंने अपने दोस्तों से क्या सुना है, दैट सी विल गो अंडर सीवियर सिम्टम ऑफ मीनोपोज। जो मीनोपोज के बहुत सारे जो सिम्टम्स जो आते हैं ना, वो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर क्या हुए, आने लग जाएंगे। किस एज पे, 45 ईयर की एज पे। आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद वो कह रही है कि मैं तो नहीं करवाना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं, आप तो ये बताइए कि मेरे अंदर क्या सिम्टम आएंगे क्या,
मीनोपोज वाले जो सीवियर जो सिम्टम्स जो होते हैं, हॉट प्लस है, ठीक है, वो सारे जो सिम्टम्स है वो आएंगे कि मीनोपोज वाले मेरे अंदर, क्योंकि मेरी एज तो 45 ईयर ही है। लेकिन अगर मैंने हिस्टेरेक्टोमी करवा लिया तो मेरे अंदर, मेरे दोस्त मुझे ये कह रहे हैं कि तेरे अंदर मीनोपोज के खतरनाक सिम्टम आ जाएंगे। उसके दोस्तों ने उसको भर दिया अच्छी तरह से। तो व्हाट इज द नर्स मोस्ट एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। अब आप बताओ वो नर्स उसको क्या कहेगी। अब नर्स उसको क्या करना है, बताना है। तो हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है ना वो ढूंढना है कि उसको ये बताना है कि भाई क्या फर्क, जो इससे कोई भी जो डिफरेंस है वो होगा या नहीं होगा, मतलब कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वो सब चीजें हमें बतानी। पहले तो आप खुद सोचो कि हिस्टेरेक्टोमी से अगर वो करवाती है तो मीनोपॉज के सीवियर सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे। अब आपने सोच लिया होगा हाँ या ना, दो ही चीजें होंगी। सबसे पहली बात, नर्स उसको क्या कह रही है, यू आर करेक्ट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बट देयर आर मेडिकेशंस यू कैन टेक दैट विल ईज दीज सिम्टम्स। लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारे अंदर ऐसे सिम्टम आएंगे, लेकिन हम आपको क्या दे देंगे, दवाई दे देंगे और तुम ठीक हो जाओगी। ठीक है, ये करते हैं हम लोग, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बाद में बताऊंगा। दिस समटाइम अकर्स इन वुमन ऑफ यूर एज। हाँ, ऐसा तुम्हारी एज की वुमेन्स में हो जाता है, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट एट दिस टाइम। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी एज की वुमन में हो जाता है, लेकिन तुम्हारे ये नहीं होगा, तुम्हारे ये नहीं होगा, तुम ऐसी चिंता मत करो। Perhaps you should talk to your surgeon. Perhaps you should talk to your surgeon because I am not allowed to discuss that with you. ये हम कहते हैं, हम लोगों को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं जब डॉक्टर से बात कर ले, मान तो कौन बेरो, हमें तो नहीं पता इसके बारे में, आप लोग क्या किससे की बात करो, डॉक्टर से बात करो, अब सारी चीजें वही बताएगा, हमें नहीं पता, इतनी नॉलेज हमें नहीं है, हम तो नर्स हैं। ठीक है, ये हो गया, ये भी गलत है। अब आप कहोगे सर ये कैसे गलत है, वो मैं बताऊंगा। सम वुमन मे एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ मीनोपोज इफ देयर ओवरीज आर रिमूव्ड विद देयर यूट्रस। हाँ, कुछ वुमेन्स हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं, लेकिन वो करती हैं जिनकी ओवरीज क्या होती है, रिमूव होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। पहली बात सुनो, मीनोपोज के जो सिम्टम्स आते हैं वो क्यों आते हैं। मीनोपोज के सिम्टम्स इसलिए आते हैं, सीवियर सिम्टम्स मीनोपोज के कारण, क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या होते हैं, ओवरीज के जो फंक्शन है ना वो कम हो जाते हैं। लेकिन वो कब आते हैं, 55 ईयर के बाद आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, मान लो दोस्तों कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, तो हार्मोन के लेवल कम होने के कारण, ठीक है, मीनोपोज के सिम्टम, आपको अगर ये लाइन पता है ना कि मीनोपोज के सिम्टम क्यों आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे। वो हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये भी अगर याद नहीं है ना कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताया कि हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसके कारण मीनोपोज के सिम्टम्स आते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये क्या करवा रहा है, हिस्टेरेक्टोमी करवा रहा है। हिस्टेरेक्टोमी में हम किसको रिमूव करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं। और दोस्तों यूट्रस में कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, यूट्रस। तो आप कहोगे सर ये तो कोई नहीं करता, क्या हम ओवरी को रिमूव कर रहे हैं, नहीं। जब हम ओवरी को रिमूव नहीं कर रहे तो क्या ब्लड के अंदर हार्मोन की कमी होगी, आप कहोगे सर नहीं होगी। जब हार्मोन की कमी ही नहीं होगी तो क्या मीनोपोज के ऐसे सिम्टम आएंगे। अब आप ये मत कहना कि सर वो हो जाएगा, एमेनोरिया हो जाएगा, ये कह रहे हैं मीनोपोज के सीवियर सिम्टम्स, मतलब जैसे हॉट फ्लश आना, ये सब चीजें, ठीक है। ये मत कहना कि सर एमेनोरिया तो होगा ही, यूट्रस रिमूव हो गया, तो ये मीनोपोज के सीवियर सिम्टम, उसको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। सीवियर सिम्टम का मतलब क्या है, मीनोपोज के सीवियर सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे हॉट फ्लश होता है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर डायफोरेसिस की कंडीशन हो जाती है, तो ये सभी सिम्टम्स उसके अंदर आएंगे नहीं। लेकिन हम तो यूट्रस रिमूव कर रहे हैं। अब यूट्रस कोई हार्मोन तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा, ये हार्मोन्स ही नहीं बना रहा। अब ये कोई हार्मोन ही जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसके कारण कोई सिम्टम आएगा क्या, नहीं, इसके कारण कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं, वो कह रही यू आर करेक्ट, वो करेक्ट है ही नहीं। वो कह रही है कि मेरे अंदर मीनोपोज के सिम्टम आएंगे, वो तुम्हारे अंदर मीनोपोज के सिम्टम क्यों आएंगे, तुम्हारी एज तो वैसे ही 45 है, तुम तो बिल्कुल गलत कह रही हो, तुम्हारे अंदर तो सिम्टम वैसे भी नहीं आएंगे। दूसरा, हम मेडिकेशन की क्या जरूरत पड़ेगी, हम उसकी एज 45 है, ओवरी हम निकाल नहीं रहे, ओवरी उसको प्रोड्यूस करती रहेगी, तो हमारे हिस्टेरेक्टोमी के कारण उसके ऐसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे उसकी एज के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। दूसरा, दिस समटाइम अकर्स इन वुमन ऑफ योर एज। अरे भाई मीनोपोज के सिम्टम्स 45 ईयर की एज में क्यों आएंगे, 45 ईयर की एज में ऐसे सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो क्योंकि ये तो रिप्रोडक्टिव एज है, 15 से 45 जो साल है वो तो रिप्रोडक्टिव एज में आती है, तो इस एज के अंदर ये सिम्टम क्यों होंगे। तो ये लाइन ही उसने गलत कह दी नर्स ने कि तुम्हारे अंदर ये होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बट यू नीड नॉट वरी अबाउट एट दिस टाइम, लेकिन तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि उस एज की जो वुमन है उसमें ऐसा होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया कि दिस सिम्टम अकर्स, नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, perhaps you should talk to your surgeon। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो आप आगे भी कई क्वेश्चन आएंगे, आपको जब खूब सारे क्वेश्चन करोगे ना तो ऐसा माइंड डेवलप हो जाएगा कि कई क्वेश्चन तो आप खुद ही सही कर दोगे। क्यों, क्योंकि ऐसे ऑप्शन दिखेंगे आप समझ जाओगे कि ये तो गलत है, ठीक है। धीरे धीरे जब आपको माइंड इससे डेवलप होता है। देखो, नर्स को हमेशा होना चाहिए रिसोर्सफुल,
कैसा होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसको हर चीज की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हाँ वो सर्जरी नहीं कर सकते लेकिन बातें तो सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए, हम तभी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल सर्जिकल ये सब पढ़ते हैं, तो उसको रिसोर्सफुल होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप जाओ और सर्जन से बात करो, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, सम वुमन मे एक्सपीरियंस सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, कुछ वुमन से मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या कर सकती हैं, एक्सपीरियंस कर सकती है, लेकिन कब करती हैं, इफ देयर ओवरीज आर रिमूव्ड विद देयर यूट्रस, अगर यूट्रस के साथ ओवरी भी रिमूव करेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ हिस्टेरेक्टोमी दे रखा है, हिस्टेरेक्टोमी के साथ हमें ओफोरेक्टोमी नहीं दे रखा, ओवरीज रिमूव नहीं करवा रहा। बिल्कुल सही कह रही है ये नर्स ने उसको कहा कि हाँ उन वुमेन में होता है जो ओवरी रिमूव करवाती है यूट्रस के साथ, आप तो हिस्टेरेक्टोमी करवा रहे हो, आपके अंदर ऐसा कोई सिम्टम नहीं आएगा, आपकी एज वैसे भी 45 ईयर है, तो आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इन सारे स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक जो ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी की तीनों बातें जो नर्सिंग ऑफिसर है आपके उसने बिल्कुल उसको क्या बताई है, गलत बताई है, गलत बताई है नर्सिंग ऑफिसर ने उसको सारी बातें, ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही बताई है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। After a client gives birth, what physiological occurrence indicates to the nurse that the placenta is beginning to separate from the uterus and is ready to expelled? ठीक है, चलो प्लासेंटा सेपरेशन की बात करते हैं। प्लासेंटा जो होता है दोस्तों, देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल लो और सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इससे हो जाएंगे। ये प्लासेंटा है, इसकी दो सरफेस होती हैं, एक जो फीटस की तरफ होती है, ये वाली जो सरफेस यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, दिस इज फीटल सरफेस, और एक जो सरफेस होती है जो जुड़ी हुई रहती है यूट्रस से, ये वाली जो सरफेस है, दिस इज कॉल्ड मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस। तो कभी भी जब प्लासेंटा यहां से हटता है तो ये ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ रहता है। प्लासेंटा किससे जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड वेसल से। अब जब प्लासेंटा ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ रहेगा और प्लासेंटा यहां से क्या होगा, सेपरेट होगा, तो प्लासेंटा के सेपरेट होने के कारण जो ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और जब ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी तो क्या होता है, खूब सारा ब्लड आता है, ठीक है, खूब सारा ब्लड, जिसको हम बोलते हैं गस ऑफ ब्लड, खूब सारा क्या आता है, ब्लड आता है। अब प्लासेंटा जैसे सेपरेट हुआ बाहर की तरफ आएगा तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ भी हमारे को बाहर की तरफ क्या होती दिखाई देगी, बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब प्लासेंटा सेपरेट होते होते बाहर की तरफ आ रहा है तो परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड दिखाई देती है। परमानेंट लेंथनिंग में हमें पता लग जाएगा कि हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड परमानेंटली क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड भी हमें दिखाई देती है। परमानेंट लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड को कंफ्यूज मत हो जाना, सिंपल सी बात है कि कॉर्ड जो है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, देखो प्लासेंटा सेपरेट हो गया, प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, बाहर निकालोगे तो कॉर्ड आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी कि हाँ और कॉर्ड बाहर की तरफ आ रही है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड और गस ऑफ ब्लड क्यों होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इस सरफेस है ये, इसके दो मेथड और होते हैं, उनके बारे में आपको मैं बता देता हूं। एक जो इसका मेथड होता है वो होता है पेरिफेरल सेपरेशन, दो प्रकार से हो सकता है, एक पेरिफेरल से हो सकता है, एक सेंट्रल से हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल को हम बोलते हैं साइनी स्कूल्ड मेथड, साइनी स्कूल्ड मेथड, और इसको बोलते हैं हम मैथ्यू डंकन, मैथ्यू डंकन, या फिर इसको हम बोलते हैं डर्टी डंकन मेथड, डर्टी डंकन मेथड। देखो अगर मान लो प्लासेंटा पहले सेंटर से सेपरेट हो रहा है, पहले यहां से सेपरेट हो रहा है, इस जगह से सेपरेट सेंटर से हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा बोलेंगे, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, साइनी स्कूल्स कहते हैं। स्कूल्स ने इसे दिया था, और साइनी क्यों कहते हैं दोस्तों, NY है सिर्फ, SHINY, साइनी क्यों कहते हैं, साइनी मतलब तो चमकदार, तो एक्चुअली में ये जो फीटल सरफेस होती है ना ये चमकदार होती है, और मैटरनल जो सरफेस होती है ब्लड में टिंक्ड होती है, तो थोड़ी थोड़ी क्या लगती है, डर्टी लगती है। तो अगर सेंट्रल से प्लासेंटा सेपरेट होता है ना यहां से, तो जो प्लासेंटा अपने को सबसे पहले बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा ना, वो कौन सा दिखाई देता है, वो हमें साइनी दिखाई देता है, मतलब कि हमें फीटल सरफेस दिखाई देती है। कौन सी सरफेस दिखाई देती है, फीटल सरफेस दिखाई देती है, और फीटल सरफेस हमें ऐसे दिखाई देगा कि हाँ अच्छा प्लासेंटा मतलब जो कॉर्ड लगी रहती है उस वाले वो वाली सरफेस दिखाई देगी जो कि साइनी होती है जब बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेरिफेरल पे से सेपरेट होता है, अगर यहां से मान लो अगर प्लासेंटा क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इस जगह से सेपरेट हो रहा है पेरिफेरल से पहले अगर पेरिफेरल से सेपरेट हो रहा है, तो फिर हमें कौन सा साइड दिखाई देता है, जो दूसरा जो साइड है, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड मान लो, तो दूसरी जो साइड जो होती है ना वो दिखाई देती है, जो पूरी चारों तरफ से ब्लड से लगी हुई रहती है, ब्लड से लगी हुई चीज कैसी दिखाई देती है, गंदी गंदी दिखाई देती है। तो ये मैथ्यू डंकन ने बताया था, इसलिए इस फॉर्मूले क्या बोलते हैं हम, डर्टी डंकन कहते हैं। इसके अंदर कौन सी सरफेस दिखाई देती है, मैटरनल सरफेस दिखाई देती है।
ध्यान रखना कि मैथ्यू डंकन जो मेथड है दैट इज मोर कॉमन देन द साइन स्कूल्स मेथड। मैथ्यू डंकन मेथड जो मोर कॉमन होता है, क्यों मोर कॉमन होता है दोस्तों? ध्यान रखना कि सेंट्रल पे सपोर्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए सेंट्रल पे से प्लासेंटा का हटना ज्यादा टफ होता है, इसलिए कम केस के अंदर होता है। पेरिफेरल पे से सपोर्ट क्या होता है, थोड़ा कम होता है, इसलिए हमेशा सेपरेशन ज्यादातर कहां से होगा, पेरिफेरल से होगा, इसलिए पेरिफेरल वाला क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल से ज्यादा। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने आपको कई चीजें इसके बारे में बता दी हैं, बहुत इतनी चीजें। पहला क्या कह रहा है ये कि जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होगा, अब ये कह रहा है कि आपको कैसा पता लगेगा कि जो प्लासेंटा है वो जल्दी ही एक्सपेल्ड होने वाला है, कि प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, ये बताना है। कह रहा है कि रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, बिल्कुल गलत। अगर प्लासेंटा सेपरेट होने लगता है ना तो प्लासेंटा रिलैक्स नहीं होता, सॉरी यूट्रस रिलैक्स नहीं होता, फिर्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है यूट्रस। इसमें क्या दे रखा है कि यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल गलत। प्लासेंटा के सेपरेट होने के कारण वहां पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, मसल्स के अंदर भी होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? कि मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तभी वहां पर क्या होगा, मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तभी तो वहां पर क्या होगी, ब्लीडिंग रुकेगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कई इसकी टेक्निक्स हैं जिनके कारण ब्लीडिंग रुकती है, थ्रोम्बोसिस के कारण रुकती है, एक अपोजिशन के कारण रुकती है। ठीक है, और एक जो इसका कारण होता है वो क्या होता है कि जो लिविंग जो लाइगेचर है ना वो भी इसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, लिविंग लाइगेचर में क्या होता है, मायोमेट्रियम की मिडिल लेयर होती है, वो उतना मत समझो आप अभी। इसके बाद डिसेंड ऑफ द यूट्रस इन द एब्डोमेन, कि यूट्रस क्या है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल गलत है। प्लासेंटा के सेपरेट होने के कारण उसकी फिल्म जब होता है ना यूट्रस, तो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है यूट्रस, हल्का सा बिल्कुल लाइटली ऊपर की तरफ उठता है, न कि डिसेंट होगा। यूट्रस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, आप कहीं इसको अम्बिलिकल कॉर्ड समझ के गलत समझ रहे हो। यूट्रस क्या होता है, थोड़ा सा उसके अंदर फिल्म हो जाता है, वो जब सेपरेट होता है थोड़ा सा हल्का सा यूट्रस क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होती है, उसका एनलार्जमेंट होता है, ऊपर की तरफ उठता है वो। इसके बाद अपीयरेंस ऑफ ए सडन गस ऑफ ब्लड, कि प्लासेंटा जैसे ही सेपरेट होगा तो सडन गस ऑफ ब्लड आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर प्लासेंटा सेपरेट होता है तो ब्लड आएगा, ये हमें बताएगा कि हाँ प्लासेंटा सेपरेट हो गया है और अब जल्दी ही क्या होने वाला है, प्लासेंटा एक्सपेल्ड होने वाला है। रिट्रैक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द वेजाइना, रिट्रैक्शन का मतलब है वापस जाना, अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई प्लासेंटा सेपरेट हुआ है तो बाहर की तरफ आएगी ना, तो ये तो बाहर की तरफ आएगी, प्रोट्रूड होगी, प्रोट्रूड फ्रॉम वेजाइना। या फिर इसको मैंने क्या बताया था आपको, परमानेंट लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी अपीयरेंस ऑफ सडन गस ऑफ ब्लड। अगर आपको ब्लड दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि प्लासेंटा क्या हो गया है दोस्तों, सेपरेट हो गया है और जल्दी क्या होने वाला है, ये एक्सपेल्ड होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स टीचेज वुमन इन द फर्टिलिटी क्लिनिक दैट आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम इज थॉट टू रिमेन वाइबल फॉर। ठीक है, एन क्लास का क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल सा समझो, स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है, दो क्वेश्चन यहां से करते हैं, 48 से 72 घंटे होता है, 48 टू 72 आवर होता है, और जो ओवम का जो होता है दैट इज 12 टू 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए नर्स टीचेज वुमन इन द फर्टिलिटी क्लिनिक, एक वुमन आती है फर्टिलिटी क्लिनिक में, और फर्टिलिटी क्लिनिक में आके उसको नर्स क्या कर रही है, टीचिंग करवा रही है कि दैट आफ्टर ओवुलेशन, कि तुम्हारे अंदर जैसे ओवुलेशन हो जाएगा, जो ओवम है वो कितने समय के लिए क्या रहेगा, वाइबल रहेगा। तो कह रही है 1 से 6 घंटे वाइबल रहेगा, नहीं 1 से 6 घंटे नहीं रहेगा, 12 से 18 घंटे नहीं, 12 से 24 घंटे होता है, 48 से 72 घंटे ये तो स्पर्म होता है न कि ओवम होता है। तो इसका आंसर यहां पर 24 टू 36 आवर है। अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ना तो आप इसका आंसर 24 मिनिमम करोगे, 24 टू 36 आवर होता है, मिनिमम 24 आवर तो वो वाइबल रहता ही है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में दोस्तों ये होता, अगर ऑप्शन में आपको 12 से 24 घंटे में दिया होता तो ध्यान रखना, अगर इस ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता ई, उसमें होता है 12 से 24 घंटे, तो आप इसका आंसर क्या करते, 12 टू 24 आवर्स करते। इसके साथ में आप स्पर्म का भी याद रखना कि स्पर्म का लाइफ स्पान क्या है, 48 टू 72 आवर्स है। तो ये सारे क्वेश्चन से जो आज हमने पढ़े हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इन 10 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन की जितनी नॉलेज हुई होगी। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।